हालांकि ली बिंगयू का स्पष्ट रूप से इस विषय पर जारी रखने का इरादा नहीं था। इस वाक्य को पूरा करने के बाद वो रुकी और फिर बोली, ठीक है, यह आपके लिए लवलोन गाना है। संगीत फिर से बजता है और मंच के नीचे मौजूद दर्शक कुछ समय के लिए ली बिंगयू ने अभी क्या कहा इसके बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि फिर से जयकार करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली बिंगयू के मुंह में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, जब तक वे अक्सर ली बिंगयू को देख सकते हैं, उसके गाने सुन सकते हैं और उसकी फिल्में देख सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। ली बिंगयू ने एक के बाद एक गाने गाए। घटनास्थल पर माहौल गर्माता रहा। चारों ओर हर कोई आनंद में डूबा हुआ लग रहा था। इस समय हुआंग फैंग को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर पर एक अतिरिक्त हाथ है। यह हाथ उसके दाहिनी ओर से आया था। हुआंग फैंग कुछ संदेह के साथ टैंग मिक्स्यू को देखता है, लेकिन टैंग मिक्स्यू उस पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाता है और कहता है, बहन यूमो को सुनो, क्या आपने पिछली बार सिनेमा में कुछ रोमांचक किया था? क्या आप इसे यहाँ अनुभव करना चाहते हैं? जैसा कि उन्होंने कहा, टैंग मिक्स्यू का हाथ धीरे धीरे हुआंग फैंग के पैर तक बढ़ गया। हुआंग फैंग को तुरंत महसूस हुआ कि उसके होंठ थोड़े सूखे थे। उसका गुस्सा और भी बड़ा होता जा रहा था और उसके शरीर के कुछ हिस्से धीरे धीरे बदल गए थे। बेशक हुआंग फैंग तांग मिक्स्यू के शब्दों का अर्थ जानता है। अपने वर्तमान कार्यों से हुआंग फैंग समझ गया है कि टैंग मिक्सू क्या करना चाहता है। हालांकि उन्हें वास्तव में तांग मुक्सू से इस तरह के साहस की उम्मीद नहीं थी। ऐसे मौके पर वो ऐसी हरकत करेगा, खासकर उसके बगल में बैठी सुयुमो। हुआंग फैंग को लगता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और वो तांग मिक्स्यू की पागल हरकत को रोकना चाहता है। हालांकि उस तरह की उत्तेजना के कारण वो खुलकर बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। केवल तांग मिक्स्यू ही ऐसी चीजें करने की हिम्मत करती है। सुयुमो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करती। पिछली बार इलेक्ट्रिक सिनेमा में उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो आधा बहकाया गया था, आधा मजबूर था, और सुयुमो ने घटना के बाद ऐसा किया, वो शर्मीली भी थी। हालांकि पुरुषों और महिलाओं के मामले में टैंग मुक्यू को स्पष्ट रूप से अधिक खुला होने की आवश्यकता है। हर रात दोनों लोगों के बीच होने वाली बातचीत से ये देखा जा सकता है कि टैंग मिक्स्यू जो कपड़े पहनती है वो सुयुमो के लिए पहनना असंभव है। इसके अलावा वो हुआंग फैंग के सामने आने और हुआंग फैंग का आनंद लेने में कंजूस नहीं है, जिससे हुआंग फैंग को बहुत आनंद आता है। तुम पागल हो और यूमो अभी भी तुम्हारे पास है। हुआंग फैंग ने खुद को अपने दिल में उत्साह को सहन करने के लिए मजबूर किया और धीमी आवाज में तांग मुक्सू को याद दिलाया। इस समय उन्होंने सु यूमो पर भी नजर डाली। सु यूमो को यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं गया। इसके बजाय वो मंच पर ली बिंगयून के प्रदर्शन को देख रही थी। वो भी अपने आसपास के प्रशंसकों की तरह ली बिंगयून के लिए जयकार कर रही थी। ये ठीक है, मैं यूमो को इसे ढूंढने नहीं दूंगा, यह अधिक रोमांचक है ना? ली बिंगयू के हाथ ने हुआंग फैंग की पैंट की जिप खोल दी और हुआंग फैंग के मुख्य हिस्से को पकड़ लिया। हुआंग फैंग ने अचानक ठंडी हवा की सांस ली। उन्होंने वो नहीं कहा जो वो कहना चाहते थे। उसने घबराकर इधर उधर देखा तो पाया कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसने राहत की सांस ली और टैंग मुक्सू की ओर देखा, जो हंस रही थी। उसने उस पर भयंकर दृष्टि डाली। आसपास की रोशनी बहुत धीमी है। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप नहीं पाएंगे कि टैंग मिक्स्यू की चाल धीरे धीरे तेज हो रही है, जबकि हुआंग फैंग इसका आनंद ले रहा है। उसे आसपास की स्थितियों को देखना होगा। ये बहुत कठिन है, लेकिन यह वास्तव में रोमांचक है। हुआंग फैंग को पता नहीं चला। जू जियू, जो मंच पर घूर रही थी, अपनी आंखों के कोने से हुआंग फैंग को देख रही थी। शुरुआत में उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि काफी समय बाद उसे कुछ संदेह हुआ। फिर उसे तान मुक्यू की हरकतें मिली। तुरंत जू का चेहरा लाल हो गया और यह खून की तरह लाल था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग और तांग मुक्सू ऐसे मौके पर ऐसा कुछ करेंगे। वो अपने दिल में बोली, कोई चेहरा नहीं। लेकिन फिर वो आ गई। टैंग मिक्स्यू और हुआंग फैंग का एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं था। हुआंग फैंग और सुयुमो में अपनी प्रेमिका के सामने अन्य महिलाओं के साथ ऐसा करने का साहस था। इसके अलावा वो अपनी प्रेमिका से संतुष्ट नहीं था और यहाँ तक कि अन्य महिलाओं के साथ भी खेलता था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 860 बुरा पूर्वाभास। तुम क्यों पूछ रहे हो? हुआंग फैंकियांग ने शांति से पूछा, जबकि दूसरी तरफ तांग मुक्सू ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। हालांकि वो डरी हुई थी, लेकिन जब उसने हुआंग फैंग की तनावपूर्ण उपस्थिति देखी तो वो हंसना चाहती थी। हालांकि फिर उसने पाया कि दूसरी तरफ के दर्शक उसे ही देख रहे थे। तांग मिक्स्यू ने जू जियू को संदेह से देखा और पाया कि वो उसे नहीं जानती थी। उसने सोचा कि वो गलत थी। बेशक वो नहीं जानती थी कि जू जियू हुआंग फैंग को जानती है। हालांकि ऐसा लगता है कि जब वो जू को देखती है तो वो वास्तव में खुद को देख रही होती है। टैंग मुक्यू ने सिर हिलाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। हालांकि जू जियू ठंडी खर्राटे लेती है और उसकी ओर देखना बंद कर देती है। जू की राय में टैंग मुक्यू स्पष्ट रूप से एक अच्छा इंसान नहीं है और अन्य लोगों के बॉयफ्रेंड को बहकाता है। तभी जू जियू थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे क्या हुआ? मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आ सकता है? जब मैं स्कूल में था तो मैंने ऐसे पर्याप्त उदाहरण नहीं देखे। हर दिन स्कूल के बाद स्कूल के गेट पर लग्जरी कारों की कतार, मैंने इसे लंबे समय से नहीं देखा है। उनके मामले हुआंग फैंग से भी ज्यादा घृणित है। उस समय मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कभी कभी मैं जानबूझकर उन पुरुषों को चिढ़ाती और मजाक करती थी जो मेरे साथ बातचीत करने आते थे। मैं जानता था कि वे सभी लोग परिवार के सदस्य थे। मैं अब भी उन्हें ऐसे ही चिढ़ाता था। हालांकि वास्तव में कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ज्यादा था, यही है ना? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरी पार्टी हुआंग फैंग है? जू ने थोड़ा सोचा और फिर उसने खुद को इसके बारे में न सोचने के लिए मजबूर किया, लेकिन मंच को देखना जारी रखा। जू शियू की उदासीनता की प्रतिक्रिया ने तान मुक्सू को थोड़ा उदास महसूस कराया। वो थोड़ा चौंक गई। वो नहीं जानती थी कि उसने दूसरे पक्ष को कहाँ दुखी किया है। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी। वो वैसे भी दूसरे पक्ष को नहीं जानती थी। कुछ नहीं, मैं बस उत्सुक हूँ। कैसे कहूँ, हम सभी मिस ली को जानते हैं। मैं उसके मुंह में मौजूद महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में उत्सुक हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है? सुयुमो हुआंग फैंग को देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता। हुआंग फैंग को नहीं पता कि इसमें इतना समय क्यों लगा। सुयुमो ने अचानक पूछा, क्या उसने कुछ गलत समझा?
हुआन फेंग ली बिंगयुन के साथ अपने पिछले संबंध को लेकर और भी अधिक सशंकित है। तो हुआन फेंग ने कहा, यूमो, तुम मुझ पर संदेह नहीं कर रहे हो। पिछली बार यह एक गलतफहमी थी, तुम्हें पता है। हालांकि हुआन फेंग के पास सुयुमो के अलावा अन्य महिलाएं भी हैं, लेकिन ली बिंगयुन स्पष्ट रूप से यहाँ सूचीबद्ध नहीं है और हुआन फेंग स्वाभाविक रूप से इस वजह से बर्तन नहीं ले जाना चाहते हैं। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। आप किस बारे में इतने चिंतित हैं? क्या आप दोषी महसूस नहीं करते? सुयुमो ने मुस्कुराते हुए हुआन फेंग की ओर देखा। कैसे? मैं कैसे दोषी महसूस कर सकता हूँ? हुआन फेंग ने कहा कि वो वास्तव में थोड़ा दोषी था, ली बिंगयुन के कारण नहीं, बल्कि अन्य लोगों के कारण। यूमो, एक आदमी अच्छी चीज नहीं है। उसे कटोरे में खाना और बर्तन को देखना पसंद है। तुम्हें उसे देखने की जरूरत है। इस समय वाई जियाओरो, जो सुयुमो के दूसरी तरफ बैठी थी, ने अचानक कहा। बाद में उस कोने में जहां सुयुमो नहीं देख सकती थी, वो हुआन फेंग को देखकर गर्व से मुस्कुराई। हुआन फेंग समझाने के लिए उत्सुक है। हालांकि वाई जियाओरो ने ऐसा कहा, हुआन फेंग के पास वास्तव में समझाने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार उसका वाई जियाओरो के साथ रिश्ता था। इसके अलावा दोनों लोगों के बीच संबंध हाल ही में तेजी से विकसित हो रहे हैं। उसने बाई जियाओरो से वादा किया कि वो और सुयुमो उसके दिल में एक ही स्थिति में है। तो यदि आप अभी समझाने में व्यस्त हैं तो शायद ये बाई जियाओरो को दुखी कर देगा। सौभाग्य से सुयुमो को बाई जियाओरो की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो मुस्कुराई और बोली, हुआन फेंग में साहस नहीं है। मैं उस पर विश्वास करती हूँ। क्या मैं सही हूँ, हुआन फेंग? ठीक है, हाँ, हुआन फेंग को जवाब देना था। सौभाग्य से इस समय ली बिंगयुन ने मंच पर एक गाना गाया और सभी ने तालियां बजाईं। हुआन फेंग का ध्यान भी आकर्षित हुआ। हालांकि हुआन फेंग ने बाई जियाओरो को गुप्त रूप से उस पर हंसते हुए देखा और हुआन फेंग को उसे परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए उसे गुप्त रूप से घूरना पड़ा। उसके बाद हुआन फेंग और अन्य लोगों ने वास्तव में मंच पर ली बिंगयू के गायन को सुना और हुआन फेंग ने पाया कि ली बिंगयू का गायन कौशल वास्तव में अच्छा था और उनकी आवाज भी बहुत सुखद थी, जो कि सुपरस्टार किंग हुआन की तुलना में खराब नहीं थी। आकाश, जिसने उस रिकॉर्ड में सुना। हुआन फेंग के अनुसार ली बिंगयुन के क्विंग्सवान की ऊंचाई तक नहीं पहुंचने का कारण उनकी योग्यता है। आखिरकार उनका डेब्यू समय बहुत कम है और उनके काम की समस्या भी है। हालांकि ली बिंगयू ने बहुत सारे गाने गाए हैं और बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन ली बिंगयू वास्तव में लोकप्रिय है। ऐसा उनके अकेले होने की समस्या नहीं है। पूरे चीनी संगीत जगत में ऐसी समस्या प्रतीत होती है। कई गायक एक ही गाने से लोकप्रिय होते हैं, उसके बाद वे बस मूल खाते हैं। इससे बेहतर कोई गाना नहीं है। जहां तक फिल्म का सवाल है, ये ट्रैफिक का युग है। जब तक ये ट्रैफिक स्टार है, फिल्म का बॉक्स ऑफिस ठीक रहेगा। हालांकि ली बिंगयू में बहुत ताकत है। कई लोग उसकी शक्ल देखकर उसे ट्रैफिक स्टार के रूप में वर्गीकृत करेंगे, जिससे कई लोगों को उसके बारे में संदेह होता है और उसके आगे के विकास में बाधा आती है। ये कहा जा सकता है कि यदि ली बिंगयुन के पास प्रतिनिधि कार्य नहीं हो सकता है, तो आगे बढ़ना कठिन है। हालांकि इस उम्र में पहली पंक्ति का सितारा बनना आसान नहीं है, और फिर सम्राट के सुपरस्टार बनने के लिए तो पूरे चीन में बहुत ज्यादा नहीं है। 2 हाथ निश्चित रूप से गिने जा सकते हैं, इसलिए आगे जाना कठिन है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 861 मंच पर कोरस। निश्चित रूप से जब हुआन फेंग ने इसके बारे में सोचा तो उसने देखा कि ली बिंगयुन ने खुद को देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो उसके लिए दयालु नहीं थी। हुआन फेंग ने सोचा कि जब उसने ली बिंगयू को फोन किया तो उसने पूछा कि क्या वो गाएगी और कहा कि आश्चर्य होगा। वो यही इंतजार कर रही थी। कोई उपाय नहीं है। हुआन फेंग थोड़ा सा मुड़े हुए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ली बिंगयू उनका मतलब समझ सकते हैं। हालांकि उनका गायन बहुत बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें हजारों लोगों के सामने गाने की आदत नहीं है। हुआन फेंग, तुम्हें क्या हुआ है? सुयुमो हुआन फेंग को देखता है और पूछता है। यहाँ तक कि दूसरी तरफ तांग मिक्स्यू भी उत्सुकता से उसे देखता है। कुछ नहीं, हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि भले ही हुआन फेंग पहले से ही ऐसा है, मंच पर ली बिंगयू उसे जाने नहीं देना चाहता। उसकी आंखों में एक धूर्त मुस्कान है और फिर जैसा कि अपेक्षित था, वो उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां हुआन फेंग है। बस वही दोस्त। ली बिंगयू के शब्दों के गिरने के साथ कैमरा तुरंत उस दिशा की ओर इशारा करने लगा जिसकी ओर उसने इशारा किया था। फिर हुआन फेंग कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया। घटनास्थल पर मौजूद दर्शक चौंक गए और फिर हंस पड़े। इस समय हुआन फेंग की उपस्थिति वास्तव में मजेदार थी। सु यूमो और तांग मिक्सियो भी थोड़ी स्तब्ध है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली बिंगयून हुआन फेंग को चुनेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेतरतीब ढंग से चुना है, ऐसा है जैसे उन्होंने पहले से सोच रखा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने अनुमान लगा लिया है कि हुआन फेंग ने अभी क्या किया है। उठो, कैमरा तुम्हारी ओर इशारा कर रहा है। क्या तुम हर समय ऐसे ही रहोगे? सुयुमो ने तब भी वही स्थिति बरकरार रखी जब उसने हुआन फेंग को देखा और कुछ मनोरंजन के साथ कहा, ओह ठीक है, मैं इसे छिपा नहीं सकता। हुआन फेंग सीधे हुए और कहा, जल्दी करो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तांग मुक्यू ने भी कहा। इस समय ली बिंगयून सहित दर्शक हुआन फेंग को देख रहे थे। जू जियो के सहपाठियों को हुआन फेंग और ली बिंगयून के बीच संबंध के बारे में नहीं पता था। उसका चयन देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। और जी मेंग जियाओ, सु यूमो और बाई जियाओरो हुआन फेंग और ली बिंगयून के बीच संबंध को जानते थे। जब उन्होंने देखा कि हुआन फेंग का चयन किया गया है तो उन्होंने नहीं सोचा कि यह एक संयोग था। ली बिंगयून को यह जानबूझकर करना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों किया, ये बहुत से लोगों को नहीं पता। इस समय हुआन फेंग को पता था कि वो छिप नहीं सकता, इसलिए उसे खड़ा होना पड़ा। वो घटनास्थल पर मौजूद हजारों लोगों को अपना इंतजार नहीं करने दे सकता था, इसलिए उन्हें मंच पर जाना पड़ा। सौभाग्य से उनकी स्थिति मंच से अधिक दूर नहीं थी और जल्द ही आ गए। हो सकता है कि कुछ दोस्तों ने पहचान लिया हो कि मंच पर मौजूद दोस्त वही है जो पहले मेरे साथ विज्ञापन लेकर गया था।
अप्रत्याशित रूप से वह भी आज मंच पर आया, हमारे दोबारा सहयोग करने की ठीक समय पर। जब ली बिंगयुन ने मंच पर हुआंग फैंग को देखा तो वो मुस्कुराए और कहा कि हुआंग फैंग और उसके बीच के रिश्ते के संबंध में उनका मानना है कि जो लोग रुचि रखते थे वे पहचान लेंगे कि उन्होंने पहले एक साथ विज्ञापन लिया था, इसलिए उन्होंने इसे छिपाया नहीं। हालांकि मेरा दोस्त मेरे साथ गाने में अनिच्छुक लगता है, ली बिंगयू ने मुंह में कुछ शिकायतें लेकर कहा। ऐसा लगता है कि मंच के नीचे दर्शकों ने काम करना बंद कर दिया है। आखिरकार वे अभी तक यह मौका नहीं चाहते हैं, लेकिन हुआंग फैंग इसे नहीं चाहते हैं। वे अपनी मूर्तियों को हेय दृष्टि से देखते हैं। मिस ली के साथ गाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, हुआंग फैंग ने जल्दबाजी में कहा कि घटनास्थल पर ली बिंगयू के हजारों प्रशंसक थे जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता था। ली बिंगयू गर्व से मुस्कुराए, फिर माइक्रोफोन को थोड़ा सा घुमाया और धीमी आवाज में हुआंग फैंग से कहा, क्या आप मेरे आश्चर्य से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। हुआंग फैंग ने भी माइक्रोफोन घुमाया और कुछ दांत पीसते हुए कहा। हालांकि वो ये भी जानता था कि ली बिंगयुन सबसे शरारती तत्व था। वो वास्तव में खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। किसने स्वयं को यह दावा करने दिया कि वो उसके सामने गायक भगवान था? उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। ली बिंगयुन ने एक बार फिर हुआंग फैंग को साजिश भरी मुस्कान दिखाई। फिर वो फिर से माइक्रोफोन उठाता है, दर्शकों का सामना करता है और एक प्यारी सी मुस्कान देता है, जिससे हुआंग फैंग थोड़ा भ्रमित हो जाता है। ठीक है, मैं और मेरा पुराना दोस्त आज के संगीत कार्यक्रम का आखिरी गाना गा रहे हैं, जिसके लिए ली बिंगयुन ने नीचे दर्शकों से कहा। हुआंग फैंग को ये गाना सुनकर राहत मिली। उन्होंने भी ये गाना सुना। वास्तव में ली बिंगयू से संपर्क करने के बाद उन्हें विशेष रूप से ली बिंगयू के कुछ गाने मिले। जो गीत उसने अभी कहा, हुआंग फैंग ने उसे एक से अधिक बार सुना। इसके अलावा इस गाने की धुन अपेक्षाकृत सरल है। ऐसा लगता है कि ली बिंगयुन अभी भी इसका ख्याल रखते हैं। कोई प्रश्न? ली बिंगयुन माइक्रोफोन से दूर चले गए और धीमी आवाज में हुआंग फैंग से पूछा, आपने गाने का नाम बता दिया है, मुझे एक समस्या है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, हुआंग फैंग ने गुस्से में कहा। ली बिंगयू अजीब तरह से मुस्कुराए, फिर संगीत शुरू हुआ और गाना आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। वास्तव में इस गीत का अर्थ हुआंग फैंग से पहले किसी अन्य समय और स्थान में किंग स्वांग के दिल के समान है। हालांकि व्यक्त भावनाओं और माधुर्य के संदर्भ में वह हृदय बेहतर है। यहाँ तक कि हुआंग फैंग, जो पेशेवर नहीं है, भी दो गानों के बीच के अंतर को सुन सकते हैं। हुआंग फैंग का मानना है कि अगर वह दिल धरती पर है तो भी पैसे का विस्फोट होना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो गाना बिंगयू को दे दो, इसे मेरी जगह पर रखना बेकार है, हुआंग फैंग ने गाते हुए सोचा। दरअसल ली बिंगयुन हुआंग फैंग के गायन स्तर को लेकर चिंतित थे। उसने हुआंग फैंग को ऊपर आने के लिए बुलाया, जो अधिक मजाक था। वो बिल्कुल भी उसे मूर्ख बनते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसे डर था कि हुआंग फैंग अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, नीचे के दर्शकों द्वारा धोखा दिया जाएगा और फिर बुरे मूड में होगा। सौभाग्य से हालांकि हुआंग फैंग ने कहा कि वो गायन के देवता थे और उन्होंने दावा किया गायन का स्तर ठीक था। वास्तव में ली बिंगयुन ने यह भी सुना था कि हुआंग फैंग अच्छा गाते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया गया था, बल्कि इसलिए कि उनकी आवाज अच्छी थी और एक प्रकार का पुरुष चुंबकत्व था। साथ ही वे सांस प्रबंधन में भी काफी अनुभवी थे। इस तरह वो थोड़ा बेमेल है, बहुत बुरा भी नहीं। ये देखकर कि हुआंग फैंग का प्रदर्शन खराब नहीं है, ली बिंगयू को राहत मिली है। अगर हुआंग फैंग खुद को मूर्ख नहीं बनाती है तो वो दोषी महसूस करेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग अभी भी गाएगा। तान मिक्स्यू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हुआंग फैंग की गायन शैली भी वैसी ही थी। मुझे तो आज ही पता है। सु यूमो भी आश्चर्यचकित है। वो जो छिपाता है वो काफी गहरा है। सु यूमो और हुआंग फैंग कुछ समय से संवाद कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वे हुआंग फैंग के बारे में सारी बातें नहीं समझ पाए हैं। वो गाना नहीं जानती। वी चैट कोड सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 862 वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आप नहीं जानते कि वो अभी भी लड़ सकता है। बाई जियाओरो मंच पर हुआंग फैंग को गाते हुए देखती है और चुपचाप सोचती है। जहां तक हुआंग फैंग का सवाल है, बाई जियाओरो अधिक से अधिक जिज्ञासु होती जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि जब वो हुआंग फैंग को राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल करने जा रही थी तो उसने हुआंग फैंग की स्थिति की जांच करने के लिए अपने रिश्ते का इस्तेमाल किया। परिणाम स्वरूप सब कुछ सामान्य लगता है। साधारण परिवार, साधारण जीवन और यहाँ तक कि सीखने की उपलब्धियां भी साधारण है। ये सिर्फ इतना है कि इतना सामान्य व्यक्ति अचानक भड़क उठा। यह अब सामान्य और रहस्यमय नहीं रहा। उन्होंने अपना कुंग फू किससे सीखा? उसका पैसा कहाँ से आया? उसके जादुई आरू का मामला क्या है? ये सब समझाने का कोई तरीका नहीं है। भले ही बाई जियाओरो जांच के लिए अपने रिश्ते का उपयोग करती है, लेकिन कुछ भी नहीं है। हालांकि बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग के मामलों की रिपोर्ट नहीं की। हुआंग फैंग ने देश के लिए कुछ भी खेदजनक नहीं किया। जब वो कार्य कर रही थी तब भी वो बहुत सक्रिय थी। इसके अलावा अब उसका हुआंग फैंग के साथ रिश्ता बन गया है और उसका बहुत सारा मन हुआंग फैंग पर है। बेशक वो हुआंग फैंग को कुछ कवर करने में मदद करना चाहेगी। हुआंग फैंग के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक के रूप में बाई जियाओरो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख भी हैं। हुआंग फैंग को मामले को छुपाने में मदद करना उसके लिए बहुत आसान है। इस संपर्क के बाद बाई जियाओरो ने सोचा कि वो हुआंग फैंग को जानती है। अप्रत्याशित रूप से उसने एक और पक्ष दिखाया जो वह नहीं जानती थी। जितना अधिक बाई जियाओरो हुआंग फैंग का अध्ययन करता है, उतना ही अधिक वो हुआंग फैंग से मोहित हो जाता है और अपनी मदद नहीं कर पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग गा सकते हैं। इसके अलावा ये बुरा नहीं है। जू जियो के सहपाठी भी इस समय हुआंग फैंग के व्यवसाय पर चर्चा कर रहे हैं। जाहिर है हुआंग फैंग का प्रदर्शन उनकी उम्मीद से परे है। उन्होंने सोचा कि हुआंग फैंग सिर्फ एक अमीर युवक था। अप्रत्याशित रूप से वो इतने बहुमुखी थे। जू शियू ने भी हुआंग फैंग को उत्सुकता से देखा और वह आश्चर्यचकित रह गई। वे कला विद्यालय के छात्र हैं और वे गायन के बारे में भी जानते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि हुआंग फैंग का प्रदर्शन आम लोगों की तुलना में काफी बेहतर है, खासकर जब हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से अप्रशिक्षित है।
जियो, क्या आप जानते हैं कि वो गा सकता है? जू जियो के बगल वाली लड़की से पूछा। मैं भी नहीं जानता, मैं उसे बहुत समय से नहीं जानता। जू जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपका रिश्ता नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जू जियो ने जल्दी से जोड़ दिया। हालांकि जू की अपने सहपाठियों के साथ बातचीत उसके बगल में तान मुक्यू ने सुनी थी। जब तान मुक्सू ने जू की अभिव्यक्ति को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो थोड़ी अजीब थी, इसलिए उसने जू पर विशेष ध्यान दिया और अब उसने जो कहा उसे सुनकर उसे राहत मिली। ये पता चला है कि इस खूबसूरत छात्रा को हुआंग फैंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोनों के बीच का रिश्ता अलग दिखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने खुद को ऐसे ही देखा। उसे अपने और हुआंग फैंग के बीच की चीजों को देखना चाहिए था। सही तान मुशे उसने मन ही मन सोचा कि उसे और हुआंग फैंग को दूसरों ने देखा है। हालांकि तान मुशे अधिक खुला था, फिर भी वो थोड़ा शर्मीला था। हालांकि हुआंग फैंग वास्तव में हर जगह दयालु है। ऐसा लगता है कि वो सुंदर छात्रा की उपस्थिति से हुआंग फैंग की बहुत परवाह करती है। टैंग मुक्यू की लोगों को देखने की क्षमता स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट है। इसके अलावा जू जियो ने समाज में प्रवेश नहीं किया, उसके छिपे हुए कौशल पर्याप्त ऊंचे नहीं थे और उसे तुरंत टैंग मिक्स्यू ने देख लिया। ये सोचते हुए तांग मिक्स्यू मुस्कुराए, अपने बगल में जू जियो की ओर देखा और कहा, हेलो सहपाठी, आप और हुआंग फैंग एक दूसरे को जानते हैं, मैं उसका दोस्त हूँ। तांग मिक्स्यू की अचानक बातचीत से जू जियो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो नहीं जानती कि टैंग मिक्स्यू ने ऐसा क्यों किया। हालांकि जब वो तांग मिक्सू और हुआंग फैंग के बीच के मामले के बारे में सोचती है तो वो सहज नहीं होती है और तांग मिक्सू से बात नहीं करना चाहती है। हालांकि टैंग मिक्स्यू ने पहले ही नमस्ते कहने की पहल कर दी है, वो ये सुनना नहीं चाहती। नमस्ते, जू जियो ने तांग मिक्स्यू की ओर बिल्कुल भी न देखते हुए कठोरता से उत्तर दिया। टैंग को भी कोई परवाह नहीं है, वो मुस्कुराती है और कहती है, हुआंग फैंग के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, मुझे लगता है कि आप उसकी बहुत परवाह करते हैं। टैंग मुक्यू की आवाज तेज नहीं है, लेकिन आसपास के अन्य लोग उसे नहीं सुनते हैं। इस समय सु यूमो उत्सुकता से हुआंग का गायन सुन रही है। किसका उससे खास रिश्ता है, हम उससे परिचित नहीं है। जू जियो, जो तांग मिक्स्यू से निपटना नहीं चाहता था, उसने तुरंत फोन किया। हालांकि जू जियो को स्पष्ट रूप से पता था कि इस तरह की बात जोर से कहना उचित नहीं है। विशेष रूप से वो जानती थी कि हुआंग फैंग और सुयुमो के बीच का रिश्ता असामान्य लग रहा था और सुयुमो उससे बहुत दूर नहीं थी, इसलिए आवाज भी छोटी थी। तांग मुक्यू बोलती नहीं है, इसलिए वो जू जियो को मुस्कुराहट के साथ देखती है। उसकी आंखें और मुस्कुराहट जू जियो को असहज कर देती है। जू जियो को कहना पड़ा, भले ही मेरा उसके साथ एक अलग रिश्ता हो, मैं नहीं चाहता कि आप इसका ध्यान रखें। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपका रिश्ता अलग है। मुझे परवाह नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ, टैंग ने निश्चिंत चेहरे से कहा। इसके अलावा मैं उसके साथ अपने रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा। ये बोलते हुए उसने सुयुमो की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अभी क्या हुआ, क्या तुमने इसे देखा? उसकी बातें सुनने के बाद जू जियो शर्मा गई, जाहिर तौर पर यह सोचकर कि अभी क्या हुआ। इसे देखो, कुछ नहीं। उसके प्रदर्शन को देखकर टैंग मुक्यू को यकीन हो गया कि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था। हालांकि मैं तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते को लेकर उत्सुक हूँ, मेरी तरह। जू शियू कहना चाहेगी कि वो हुआंग फैंग से अलग है। हालांकि वो हुआंग फैंग के साथ बिस्तर पर गई थी, भले ही वो शांत अवस्था में नहीं थी। इस तरह वो टैंग मुक्यू से अलग नहीं है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, टैंग मिक्स्यू ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच सही थी। हुआंग फैंग में कितनी महिलाएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, वो और मैं अभी अभी एक दूसरे को जानते हैं, जू ने जल्दी से कहा। बहुत पहले ये किस प्रकार का रिश्ता रहा है? टैंग मुक्यू ने स्पष्ट रूप से उसे जाने नहीं दिया। जू शियू को लगा कि उसे नहीं पता कि क्या कहना है, उन्हें अभी ही इसका सीधा खंडन कर देना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मैं उसकी प्रेमिका नहीं हूँ, कम से कम स्पष्ट रूप से नहीं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं होगी। टैंग ने कहा कि उसे लगा कि उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही है। उसने न केवल अपनी प्रेमिका के प्रेमी को लूटा, बल्कि यह भी जानती थी कि जब उसके प्रेमी के पास अन्य महिलाएं थी तो वह अपनी प्रेमिका की मदद नहीं करना चाहती थी, बल्कि हुआंग फैंग की मदद करना चाहती थी। यह वो नहीं है जो आप सोचते हैं, जू ने कहा। इस दौरान हुआंग फैंग और ली बिंगयून ने भी अपनी गायकी पेश की और खूब तालियां बटोरी। जू जियो और तांग मिक्स्यू के बीच की चैट को केवल अस्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 863 संगीत कार्यक्रम का अंत। मेरे दोस्त के सहयोग के लिए धन्यवाद। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा गा सकता है, यह मेरी उम्मीद से परे था। मैंने मूल रूप से उसे खुद को बेवकूफ बनाते देखने के लिए फोन किया था। परिणाम स्वरूप मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया होगा। मंच पर ली बिंगयून ने हुआंग फैंग के साथ मजाक किया कि मंच के नीचे मौजूद दर्शक भी हंस रहे थे। क्या आप निराश हैं कि आपने मुझे स्वयं को मूर्ख बनाते नहीं देखा? हुआंग फैंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में वो अपने प्रदर्शन से थोड़ा आश्चर्यचकित थे। कॉलेज में हालांकि वो गा सकता था, लेकिन जाहिर तौर पर वो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने अभी जो गाया वो उस समय की तुलना में कहीं बेहतर था जब वो कॉलेज में थे। हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा कि यही कारण है कि उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति विकसित की, जिसने उन्हें अपने शरीर के अंगों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और अपने शरीर को समझने में सक्षम बनाया। साथ ही वो सांस लेने के तरीके को भी नियंत्रित कर सकता था, जिससे वो बिना प्रशिक्षण के इतना अच्छा खेल सका। निराश हूं, अप्रत्याशित रूप से ली बिंगयून ने गंभीरता से सिर हिलाया। दरअसल मैं घबराया हुआ हूँ। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो ये कहना मुश्किल है कि क्या मैं स्टेडियम से जीवित बाहर निकल सकता हूँ और आपके संगीत कार्यक्रम को कम बेहतर बना सकता हूँ। हुआंग फैंग ने ली बिंगयून के प्रशंसकों की ओर देखा और कहा कि तालियां और हंसी थी। उसके बाद हुआंग फैंग ने ली बिंगयून के साथ कुछ और शब्द बोले और फिर उन्होंने पद छोड़ दिया। बाद में ली बिंगयू अंतिम धन्यवाद समारोह भी कर रहे थे।
यह एक अच्छा गायक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में क्षमता होगी। जब हुआंग फैंग अपनी स्थिति में लौटा तो सुयुमो ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे घबराहट के साथ पसीना भी आ रहा है। सौभाग्य से मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हुआंग फैंग ने कहा। यह सिर्फ शर्म की बात नहीं है, यह एक शानदार प्रदर्शन है। मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है कि यह कौन सा पेशेवर गायक है, सुयुमो ने कहा। लेकिन मिस ली ने आपको मंच पर क्यों बुलाया? उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मुझे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहती थी, हुआंग फैंग ने सावधानी से कहा। है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुयुमो ने कहा कि एक महिला के रूप में यह उनका अंतर्ज्ञान है। ली बिंगयून ने अभी जो कहा उस पर उसे विश्वास नहीं है। इसके बारे में मत सोचो, ये सच है, हुआंग फैंग ने कहा। इतना घबराओ मत, मैं बस इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, सुयुमो ने कहा। ठीक है युमो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे पास अन्य महिलाएं होती तो तुम क्या करते? मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। हुआंग फैंग ने देखा कि दोनों का विषय यहीं तक पहुंच गया था, इसलिए वो इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था सुयुमो के रवैये का परीक्षण करने के लिए। आप मेरे प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? सुयुमो हुआंग फैंग को ऐसे देखती है जैसे वो जानती हो कि वो क्या पूछ रहा है। निश्चित रूप से वो चाहता है कि आप स्वीकार करें कि उसकी अन्य स्त्रियां भी हैं। किस आदमी ने 3 पत्नियों और 4 रखेलियों का सपना नहीं देखा है? सुयुमो के बगल में बाई जियाओरो ने कहा और हुआंग फैंग को चिढ़ाने वाली आंखों से देखा। है ना, क्या आप ऐसा सोचते हैं? सुयुमो हुआंग फैंग को देखती है और कहती है। हुआंग फैंग हाँ कहना चाहेंगे, लेकिन जब उन्होंने सुयुमो की अभिव्यक्ति देखी तो उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की। नहीं, हाँ, वो मजाक कर रही है। यह अफसोस की बात है कि अगर आपने अभी कहा कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो मैंने इसके बारे में सोचा होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपके पास यह विचार नहीं है। ये ठीक है, कौन जानता है कि सुयुमो अफसोस की बात है। ओह, हुआंग फैंग स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुयुमो ऐसा कहेगी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो यही सोचता हूँ। ठीक है, तुमने ऐसा सोचने की हिम्मत की, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ। तुम सच में ऐसा सोचते हो? कहो, क्या तुम्हारे पास अन्य महिलाएं हैं? कौन जानता है? सुयुमो का चेहरा बदल गया है, वो हुआंग फैंगजी से पूछता है। सुयुमो के चेहरे के बदलाव से हुआंग फैंग स्तब्ध रह गया, जिससे पता चला कि सुयुमो ने जानबूझकर उस पर बमबारी की थी, इसलिए उसने उसके चेहरे पर गलत तरीके से कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसे गंभीरता से मत लो। क्या वो सही है? सुयुमो ने कहा, लेकिन उसकी नजर बाई जियाओरो और तांग मिक्स्यू पर पड़ी, जिससे थिएटर जा रहे 2 लोगों को असहज महसूस हुआ। हुआंग फैंग भी असहज है, उसे लगता है कि सुयुमो को कुछ मिल गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास कहने का कोई मतलब नहीं है। इस समय कॉन्सर्ट आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। दर्शकों की तालियों के बाद कॉन्सर्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। हुआंग फैंग का दिल अभी भी सुयुमो के बारे में सोच रहा था कि क्या उसे वास्तव में कुछ मिला है और क्या वो जल्द से जल्द कबूल करना चाहती है। सच कहूं तो हुआंग फैंग को सुयुमो के लिए बहुत खेद है। वो अपने प्रति ईमानदार है, भले ही वो अपने परिवार से झगड़ती हो, लेकिन वो उसे अपनी पीठ पर लाद कर चलती है। और भी औरतें हैं, हालांकि वे विभिन्न कारणों से होते हैं, उसके पास अन्य महिलाएं भी हैं और वो उन्हें जाने देने के लिए तैयार नहीं है। यह एक तथ्य है। इसलिए जब हुआंग फैंग का सामना सुयुमो से होता है तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो पर्याप्त मजबूत नहीं है, जिससे उसके पास सुयुमो के सामने कबूल करने का साहस नहीं है। हुआंग फैंग का मूड जटिल है, बाई जियाओरो और तांग मिक्स्यू का मूड भी खराब है। आखिरकार सुयुमो ने उन पर नजर डाली, विशेष रूप से बाई जियाओरो, जो हमेशा अपनी नजरों और अपनी प्रतिष्ठा से दूसरों को असहज करती है। लेकिन आज दिखने में कमजोर सुयुमो के सामने उनका कोई आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहती है, लेकिन शुरुआत में बाई जियाओरो ने तांग मिक्स्यू के साथ अपनी स्थिति बदलने के लिए कहा, जिसका अर्थ है सुयुमो की सच्चाई और झूठ का पता लगाना। हालांकि सुयुमो ने इतनी दृढ़ता से बात नहीं की। बाई जियाओरो ने महसूस किया दबाव, अदृश्य दबाव, और तांग मिक्स्यू बाई जियाओरो से अधिक दोषी है। आखिरकार वो और सुयुमो कई वर्षों से अच्छे दोस्त हैं। परिणाम स्वरूप उसने अब अपने आदमी को लूट लिया। हालांकि तांग मुक्सू ने सोचा कि वो शादी करने से पहले सिर्फ प्यार का मजा लेना चाहती थी। वो हुआंग फैंग और सुयुमो की भावनाओं को नष्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन लूटना तो लूटना है। उसने देखा कि सुयुमो को कुछ मिलने के बाद वो स्वाभाविक रूप से दोषी महसूस करेगा। एक समूह के रूप में केवल जी मेंग जियाओ, जिनके पास बड़ी तंत्रिकाएं हैं, के पास कोई जटिल विचार नहीं है। जब वो बाहर जा रही होती है तब भी वो गुओ मेंगन के चेहरे पर उत्साह से बात कर रही होती है। वे सचमुच बात कर सकते हैं। हुआंग फैंग, पहले चले, जब आप वापस जाए तो रास्ते में सावधान रहें। व्यायामशाला के बाहर सुयुमो ने स्वाभाविक रूप से कई महिलाओं के सामने हुआंग फैंग को अपने कपड़े साफ करने में मदद की और पूछा, ठीक है, तुम्हें रास्ते में सावधान रहना चाहिए, हुआंग फैंग ने कहा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 864 ड्रैगन तिपाई। तुम वापस कैसे आओगे? हुआंग फैंग बाई जियाओरो को देखता है और पूछता है। बेशक, मैं तुम्हारे साथ वापस चला गया, बाई जियाओरो ने कहा। तो हम चलते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है। हुआंग फैंग और बाई जियाओरो उस स्थान पर चलते हैं जहां वो रुकते हैं, कार पर बैठते हैं और सीधे चले जाते हैं। वे इसे नहीं देखते। उसकी कार से कुछ ही दूरी पर जू जियो और उसके 3 सहपाठी हुआंग फैंग और बाई जियाओरो को एक साथ निकलते हुए देख रहे हैं। मैं कहूंगा कि हुआंग फैंग एक अच्छा आदमी नहीं है। वो पहले किसी अन्य महिला से प्यार करता था, लेकिन अब उसके पास एक और महिला है, छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। जाहिर है उसने सोचा था कि हुआंग फैंग और बाई जियाओरो अब एक साथ जा रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। उसने हुआंग फैंग और बाई जियाओरो के बीच के रिश्ते को गलत समझा। हुआंग फैंग ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? इससे पहले मेरे दिल में अभी भी उसकी एक प्रेमी की छवि थी, लंबे बालों वाले छात्र ने कहा। ये केवल कहा जा सकता है कि पुरुष ऐसे ही होते हैं। उन लोगों को देखो जो हर दिन हमारे स्कूल में लोगों को लेने आते हैं। वे सभी उज्जवल नहीं हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ सकते कि अंधेरे में कैसा दिखता है, सुंदर दिखने वाली स्कूली छात्रा ने कहा। ठीक है, आखिरकार यह हुआंग फैंग का निजी व्यवसाय है।
इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। आइए अपनी पीठ पीछे दूसरों के बारे में बात न करें। जू ने कहा। जियो, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हें कैसे महसूस हो सकता है कि तुमने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी? मुझे किस तरह की प्रतिक्रिया देनी होगी? मैंने कहा है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप बस इस पर विश्वास नहीं करते, जू ने कहा। वास्तव में जू जियो अपने कुछ रूममेट से अधिक जानती है। वो सिर्फ संगीत कार्यक्रम में थी, लेकिन उसने हुआंग फेंग और तांग मिक्स्यू के बीच प्रेम वार्ता देखी, इसलिए उसे हुआंग फेंग के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। ठीक है, वैसे भी कई अच्छे आदमी हैं, हुआंग फेंग भी एक अच्छा आदमी नहीं है। बारिश को छोड़कर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। क्या अफसोस है, मेरी उसके बारे में पहले से ही इतनी अच्छी धारणा थी, लंबे बालों वाली लड़की ने उदास होकर कहा। ठीक है, चलो, अगर तुम बाद में वापस जाओगे तो छात्रावास में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। जू जियो स्पष्ट रूप से इस समस्या के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। दरअसल उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना वो दिखाती थी। उसने हुआन फैंग के साथ रिश्ते के बारे में बहुत सोचा, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। आपकी प्रेमिका आसान नहीं है। कार में यात्री सीट पर बैठी बाई जियाओ ने अचानक हुआन फैंग से कहा। ओह, आपका क्या मतलब है? हुआन फैंग ने उत्सुकता से पूछा, ये सोचकर कि बाई जियाओ सुयुमो पर इस तरह की टिप्पणी क्यों करेगी। मैं सिर्फ महसूस करता हूँ, बाई जियाओ ने कहा। जब मैं उसके साथ चैट करती हूँ तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता और शांति को महसूस कर सकती हूँ, जो मुझे कई बड़े लोगों में महसूस नहीं होती है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं देखना है कि वो किसकी गर्लफ्रेंड है, हुआन फैंग ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। मेरे बारे में यही अजीब बात है, बाई जियाओ ने कहा। आप कहते हैं कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे वो उसकी अपनी स्थिति हो या उसके परिवार की स्थिति, ये सब शीर्ष पर है। जब वो राजधानी में थी तो कई लोग थे जो उससे मिलना चाहते थे, लेकिन वो तुम पर मोहित क्यों हो गई? हेलो, आप क्या कहते हैं? आप मेरी ओर क्यों नहीं देख सकते? मुझे क्या हुआ है? हुआन फैंग ने असंतोष से कहा। बाई जियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा। मुख्य बात यह है कि आपकी एक अच्छी प्रेमिका है और आप अन्य महिलाओं को रखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप बहुत दूर नहीं जा सकते? ये सुनकर हुआन फैंग का चेहरा बदल गया, आह भरी, और फिर कहा, मुझे पता है कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें हुई हैं और मैं हार नहीं मानना चाहता। मैं महसूस कर सकता हूँ कि सुयुमो एक बहुत ही स्वतंत्र व्यक्ति है। क्या आप निश्चित हैं कि आप उसे मना सकते हैं? बाई जियाओ ने कहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसे कुछ मिल गया है। तुम्हें क्या मिला? हुआंग फैंग स्तब्ध रह गया और फिर उसने संगीत कार्यक्रम के दृश्य के बारे में सोचा। सुयुमो ने कुछ भी अलग नहीं दिखाया। मुझे यकीन नहीं है, शायद मुझे गलत लग रहा है। बाई जियाओ ने कहा कि वो निश्चित नहीं थी। उनकी राय में अगर सुयुमो ने वास्तव में कुछ बनाया तो निश्चित रूप से उसका हुआंग फैंग के साथ मुकाबला होगा। उसने या तो हुआंग फैंग को छोड़ दिया या उससे सहमत हो गया। हालांकि बात की संभावना कम है। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया, लेकिन वो इस बारे में सोच रहा था कि क्या सुयुमो को वास्तव में कुछ मिला है और क्या वो अब उसे स्पष्ट करना चाहता है। हालांकि जब हुआंग फैंग अपने निवास पर लौटेगा तो उसे पता चलेगा कि उसे पहले वास्तविक चीजों को एक तरफ रखना होगा और अब उसे अन्य चीजों पर विचार करना चाहिए। ड्रैगन ट्राइपॉड शीर्ष 10 प्राचीन कलाकृतियों में से एक, शेनोंग प्राचीन ट्राइपॉड को सैकड़ों जड़ी बूटियों से परिष्कृत करता था। इसने हजारों वर्षों से अनगिनत चमत्कारी औषधियों की भावना को संचित किया है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्यापक विचारधारा वाली चिकित्सा को परिष्कृत कर सकता है, जिसे स्वर्ग के देवता आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते और अन्य रहस्यमय शक्तियों को छिपा नहीं सकते। आवश्यकता, मास्टर स्तर की दवा रिफाइनिंग की सफलता दर 60% बढ़ जाती है। अधिक गोलियां प्राप्त करने, शीर्ष ग्रेड की गोलियों और भिन्न गोलियों को परिष्कृत करने और दवा रिफाइनिंग के समय को कम करने का मौका मिलता है। विशेषता, आक्रमण 1500, आक्रमण गति 10, चपलता बढ़ाएं 150, शक्ति 150, गठन 150, बुद्धि 150। कौशल, खतरा, एक निष्क्रिय कौशल जिसका जानवर और उसके बाद के राक्षसों पर खतरा प्रभाव पड़ता है, ताकि वे अपनी पूरी ताकत नहीं खेल सके और राक्षसों को पहल करने का मौका मिले। माउंट ताई की चोटी, सक्रिय कौशल, ड्रैगन तिपाई का आकार बड़ा हो जाता है और भारी वजन हर चीज को कुचल सकता है। ड्रैगन तिपाई, हुआंग फैंग एक छोटे काले तिपाई के साथ खेल रहा है। ये तिपाई उसके भंडारण बक्से में एक नई फसल है। वह जुआन्युआन तलवार खेल खेलते थे। इसमें मौजूद 10 प्राचीन कलाकृतियां उन्हें बहुत पसंद आए। उन्होंने कई छोटे छोटे मॉडल खुद खरीदे। भंडारण बॉक्स मिलने के बाद हुआंग फैंग ने उन्हें भंडारण बॉक्स में डाल दिया। वैसे भी इन मॉडलों का आकार बड़ा नहीं है और ये ज्यादा जगह नहीं घेरते हैं। ये सौभाग्य है। यदि आप किसी अन्य स्थान पर कुछ वास्तविक चीजें बदलते हैं तो यह आपके द्वारा अर्जित की जाती है। ये सिर्फ इतना है कि हुआंग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में असली चीज के लिए मॉडल का व्यापार किया था। इसके अलावा ये कोई आम बात नहीं है। ये वास्तव में वास्तविक प्राचीन कलाकृतियों में से एक है। लेकिन निम्नलिखित विशेषताओं से आपका क्या मतलब है? क्या ये खेल की दुनिया से है? पहले छाया लबादे की तरह हुआंग फैंग ने उन विशेषताओं और कौशल का परिचय देखने के बाद उन्हें परिचित महसूस किया। जो छाया लबादे के समान था उसने पहले ही प्राप्त कर लिया था। निश्चित रूप से हुआंग फैंग के इस बारे में सोचने की तुरंत बाद उसकी रिंग से कई चीजें उड़ गईं, जिनमें शैडो केप, जियानचेंग लिंग और जियाओबाई शामिल थी। जियाओबाई, आप भी उनके जैसी ही जगह से हैं। जियाओबाई की शक्ल देखकर हुआंग फैंग अभी भी आश्चर्यचकित थे। यह नाजी से प्रकट नहीं हुआ, लेकिन अचानक बाहर से उड़ गया। इसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66, आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 865 खेल की दुनिया में प्रवेश। जियाओबाई का चेहरा हैरान था। वो पहले सो रहा था, लेकिन अचानक उसे एक बड़ी शक्ति ने खींच लिया। यह इतना शक्तिशाली था कि वह इसका विरोध भी नहीं कर सका। इसलिए भ्रमित जियाओबाई स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी।
हालांकि जियाओबाई हुआंग फैंग के सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इस परिचित दृश्य को देखकर भले ही कोई जवाब न दे, हुआंग फैंग को पहले से ही पता है कि क्या हो रहा है। ये फिर से प्रसारित होने जा रहा है। इसके अलावा ये संभवतः वही है जिसके बारे में हुआंग फैंग ने पहले सोचा था, खेल की दुनिया में प्रवेश करें। मुझे नहीं पता कि मैं खेल की दुनिया में किस तरह की पहचान के साथ प्रवेश करूंगा, चाहे मैं एक साधारण खिलाड़ी हूं या सिस्टम चरित्र। प्रसारित होने की प्रतीक्षा की प्रक्रिया में हुआंग फैंग ने स्वयं सोचना शुरू कर दिया है। जल्द ही हुआंग फैंग की आंखें उसके शयन कक्ष में नहीं बल्कि प्राचीन स्वाद से भरे एक शहर के दृश्य में बदल गई। हुआंग फैंग ने पहली बार जियाओबाई को रिहा किया और जियाओबाई भी उत्सुकता से इधर उधर देखने वाली पहली बार थी। जियाओबाई, यह वो जगह है जहां आपके माता पिता रहे हैं, हुआंग फैंग ने जियाओबाई से कहा। जियाओबाई की आंखों में भ्रम और जिज्ञासा की झलक थी। जाहिर है इसका यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हुआंग फैंग ने कुछ समय के लिए जियाओबाई की देखभाल नहीं की, लेकिन अपनी स्थिति को देखना शुरू कर दिया, जो अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में खेल में प्रवेश किया जिसे उनके उपकरण से देखा जा सकता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि इस बार उनके लिए जो स्टोरेज बॉक्स तैयार किया गया है वो किसी सामान्य नौसिखिए से अलग नहीं है। वो केवल साधारण कपड़े और कपड़े पहनता है जो सभी सफेद बोर्ड स्तर के होते हैं, इसलिए हमले और बचाव में कोई वृद्धि नहीं होती है और हाथों के अंदर लंबी तलवार के साथ भी ऐसा ही होता है। ये जंग लगा हुआ दिखता है। हुआंग फैंग को संदेह है कि क्या यह अगले सेकंड टूट जाएगा। यह आप पर निर्भर करता है, हुआंग फैंग ने भावुक होकर कहा। हालांकि उन्हें बहुत अधिक अवसाद नहीं था। आखिरकार कई बार ट्रांसमिशन के बाद स्टोरेज बॉक्स ने उसे बहुत अच्छी चीजें नहीं दी, जो कि कुछ सबसे बुनियादी चीजें हैं। सौभाग्य से जब हुआंग फैंग कॉलेज में था तो वो कम गेम नहीं खेलता था, इसलिए उनके पास अभी भी खेलों का काफी अनुभव था। उसने अपनी विशेषताओं को देखा और वो केवल एक स्तर का था। वो एक ठेठ नौसिखिया था। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दूसरे शब्दों में, मैंने ग्रेजुएशन के बाद से लंबे समय तक गेम नहीं खेला है। इस बार मैं बस खेल सकता हूँ। इसके अलावा यह एक वास्तविक जीवन का गेम है। वास्तव में इसकी कोई संभावना नहीं है। हुआंग फैंग अधिक से अधिक खुशी से सोचता है। एक गेमर के लिए इमर्सिव वर्चुअल गेम खेलना सबसे बड़ा सपना होता है। हालांकि वास्तव में वहां की तकनीक को हासिल करना कठिन है। हुआंग फैंग ने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। उसके बाद हुआंग फैंग पुनरुत्थान बिंदु से बाहर चला गया और कार्य लेने के लिए तैयार था। उनका जन्म एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था। पूरे पहाड़ी गांव में ज्यादा घर नहीं थे, लेकिन सभी फूस की झोपड़ियां थीं। हालांकि उनके कार्य काफी पूर्ण थे। ग्राम प्रधान का कमरा, लोहार की दुकान, दवा की दुकान, किराने की दुकान और यहाँ तक कि दर्जी की दुकान भी छोटी और गंदी थी। पूरे अस्तित्व में हुआंग फैंग के अलावा कई खिलाड़ी हैं जो इसमें आना चाहते हैं। हालांकि खिलाड़ियों की संख्या बड़ी नहीं है। हुआंग फैंग इसमें आना चाहते हैं, या तो खेल लोकप्रिय नहीं है, खिलाड़ी अधिक नहीं है, या खेल कुछ समय से चल रहा है और अधिकांश खिलाड़ियों को स्थानांतरित करके छोड़ दिया गया है। हुआंग फैंग सबसे पहले गांव में कई घरों को बदलने गए और कई कार्य अपने ऊपर लिए। राक्षसों से लड़ते हुए अपग्रेड करने का ये सबसे तेज तरीका है। हुआंग फैंग अब बिल्कुल भी इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता है, इसलिए वो राक्षसों से लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं जानता है, इसलिए उसे खुद ही इसका पता लगाना होगा। हालांकि हुआंग फैंग तुरंत नहीं गए, बल्कि फिर से दवा की दुकान पर लौट आए। क्या आप चिकित्सा प्रशिक्षण सीखना चाहते हैं? फार्मासिस्ट ने हुआंग फैंग की पुष्टि को फिर से मानवता के साथ देखा। उन्हें अपने और खिलाड़ियों के बीच बिल्कुल भी अंतर नजर नहीं आता था। बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा था। इतना खराब भी नहीं। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया कि ड्रैगन ट्राइपॉड को केवल मास्टर स्तर के हर्बलिस्ट द्वारा ही सुसज्जित किया जा सकता है, इसलिए जब तक हुआंग फैंग इस प्राचीन कलाकृति को बेकार नहीं बनाना चाहते, वो केवल इसे सीख सकते हैं और इसे जल्द से जल्द अपग्रेड कर सकते हैं। एक चांदी का सिक्का, फार्मासिस्ट ने कहा। हुआंग फैंग अपने बैकपैक को देखता है। ये 16 वर्गों वाला एक आभासी बैकपैक है। यदि आप अधिक वर्ग जोड़ना चाहते हैं तो आपको पैसे खर्च करने होंगे या कार्य करने होंगे। हालांकि इस समय हुआंग फैंग का बैकपैक खाली था और उसमें कुछ भी नहीं था और सिक्का एक बड़ा शून्य था। तो हुआंग फैंग ने फार्मासिस्ट की ओर शर्मिंदगी से देखा और कहा, ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है। फार्मासिस्ट बिल्कुल भी परेशान नहीं था। हुआंग फैंग ने तुरंत दवा की दुकान छोड़ दी। ये प्रणाली बहुत खराब है। भले ही आप उपकरण न दे, आपके पास 1% भी नहीं है, ये काफी है। हालांकि शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, पैसा अभी भी कमाना बाकी है। हुआंग फैंग ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। वहां बहुत सारे जंगली राक्षस हैं, क्योंकि इस समय नौसिखिया गांव में कुछ खिलाड़ी हैं। हुआंग फैंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो राक्षसों को नहीं ढूंढ पाएंगे। नौसिखिया गांव से जितना दूर होगा, राक्षस उतने ही मजबूत होंगे, जो मूल रूप से निश्चित है। हालांकि हुआंग फैंग तुरंत उन भयंकर राक्षसों को खोजने नहीं गए। वो पहले प्रयास करना चाहता था। इसलिए हुआंग फैंग को प्रथम श्रेणी के खरगोश के लिए एक प्रशिक्षण बिंदु मिला और एक अवसर मिला। उसने खरगोश को मुक्के से मारा और खरगोश अचानक मर गया, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा। हालांकि कुछ भी नहीं गिरा, हुआंग फैंग बहुत खुश था, क्योंकि उसने पाया कि जब वो यहाँ था तो वो असली कुंग फू का उपयोग कर सकता था। उसकी मुट्ठी में बस आंतरिक शक्ति का प्रभाव था। आंतरिक शक्ति और जादू के साथ मैं अभी भी यहाँ निम्न स्तर के राक्षसों से क्यों परेशान हूँ? हुआंग फैंग ने दूर जाते हुए खुद से कहा। वे जितना दूर जाते हैं, राक्षस की ताकत उतनी ही मजबूत होती है। वे निष्क्रिय हमले से सक्रिय हमले में भी बदल गए हैं। हालांकि वे अभी भी हुआंग फैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको पता होना चाहिए कि हुआंग फैंग की ताकत प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गई है। क्या यहाँ के छोटे राक्षस प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? नौसिखिए गांव में उच्चतम स्तर का राक्षस 20 स्तर का रंगीन बाघ है। ये लड़का न केवल शक्तिशाली और फुर्तीला है, बल्कि अक्सर एक समय में कई बार दिखाई देता है। यदि औसत नौसिखिया खिलाड़ी वहां अकेले पहुंचता है तो उसे जीवित छोड़ना आसान नहीं है, इसलिए जो भी खिलाड़ी यहाँ आ सकते हैं वे टीम के खिलाड़ी हैं। हालांकि ये बाघ राक्षस नहीं है जो हुआंग फैंग को बहुत अधिक धमकी देते हैं। जब वो चारों ओर देखता है तो कोई अन्य खिलाड़ी नहीं होता, इसलिए उसने जियाओबाई और जियाओइन को रिहा कर दिया।
सिस्टम डिफॉल्ट करता है कि वे दोनों हुआंग फैंग के पालतू जानवर हैं, इसलिए वे राक्षसों को मार सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, हुआंग फैंग ने पाया कि जियाओबाई और जियाओयिंग भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अनुभव बढ़ने के बाद वे अपग्रेड कर सकते हैं और उनकी ताकत मजबूत हो जाएगी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 866 जीवन कौशल सीखना। जियाओबाई एक जानवर है, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी मौजूदा ताकत कमजोर नहीं है, हालांकि यह अभी भी विकास के दौर में है। हुआंग फैंग इस बारे में सोच रहे हैं कि कब जियाओबाई वास्तव में परिपक्व हो सकती है और अपनी अधिकतम ताकत को पूरा खेल दे सकती है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, हालांकि अब वो खेल की दुनिया में प्रवेश करने जा रहा है। यहाँ सब कुछ डेटा द्वारा मापा जाता है और जियाओबाई को परिपक्व होने के लिए इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं है। वो पहले से परिपक्व होने के लिए कुछ अन्य खजानों को उन्नत करके या खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। और छोटा बाज पूरी तरह से एक दुर्घटना है, ये खेल की दुनिया से ही संबंधित नहीं है। पहले ये सिर्फ एक सामान्य सी ईस्ट ड्रीम था, हालांकि यह भयंकर भी है। इसकी तुलना खेल में अमर देवताओं और जानवरों से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि पिछले स्थान में भी जब वो 7 या 8 स्तर के जानवरों से मिला तो वो उन्हें हरा नहीं सका। सिर्फ हुआंग फैंग के रिश्ते के कारण उसने पहले बड़े पक्षी का खून पिया और उसका शरीर बदल गया। अब वो हुआंग फैंग के साथ खेल की दुनिया में आता है और अपग्रेड करके अपनी ताकत बढ़ा सकता है। ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जियाओबाई और जियाओयिंग की मदद से हुआंग फैंग इन बाघों को मारने में अधिक कुशल है। ये बाघ न केवल अधिक अनुभव मूल्य देता है, बल्कि कभी कभी उपकरण और कुछ सिक्के भी विस्फोट कर देता है। हालांकि यह केवल सबसे कम तांबे का सिक्का है, लेकिन इसकी संख्या भी काफी है। आमतौर पर एक सामान्य खिलाड़ी को लेवल 1 से लेवल 10 तक अपग्रेड करने में 1 दिन लगता है। हालांकि हुआंग फैंग नौसिखिए गांव का सबसे उन्नत राक्षस है। इसके अलावा जब वह अकेला होता है तो उसे जियाओबाई और जियाओयिंग की मदद मिलती है। हालांकि वे हुआंग फैंग के अनुभव का हिस्सा लेंगे। हुआंग फैंग की उन्नयन गति अभी भी तेज है। आधे दिन से भी कम समय में हुआंग फैंग को 10वें स्तर पर पदोन्नत किया गया। वो नौसिखिया गांव में वापस चला गया और अपनी नौकरी बदलने के लिए बड़े शहर में प्रवेश करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वो पहले दवा की दुकान पर गया, दवा चुनना और दवा को परिष्कृत करना सीखा और इच्छानुसार एक छोटा तिपाई खरीदा। हालांकि उसके पास प्राचीन ड्रैगन तिपाई थी, लेकिन अब वो इसका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे पहले एक सफेद बोर्ड पोशाक खरीदनी पड़ी। दवा तिपाई उपयोग के लिए तैयार है। हुआंग फैंग ने किराने की दुकान में अपने बैकपैक में सभी सामान्य उपकरण बेच दिए। हालांकि इस बैग के उपकरण नौसिखिए के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि हुआंग फैंग को अब इन उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। वे राक्षस उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते। ये देखने के बाद कि उसके बैकपैक में अभी भी कुछ पैसे हैं, हुआंग फैंग ने बस अपघटन, खनन और निर्माण कौशल सीख लिया। नौजवान, क्या आप वाकई खनन और फोर्जिंग सीखना चाहते हैं? लोहार बनना कठिन है, लोहार की दुकान के मालिक ने हुआंग फैंग को सिखाने से पहले पूछा। ठीक है, हुआंग फैंग ने कहा, इस खेल में जीवन पेशे के चुनाव की कोई सीमा नहीं है। जब तक आप चाहें, आप जीवन के सभी पेशे सीख सकते हैं। हालांकि प्रत्येक जीवन पेशा उच्च स्तर पर अभ्यास करने के लिए बहुत सारा समय और सामग्री खर्च करना चाहता है। इसलिए सामान्य लोग केवल एक में ही विशेषज्ञ होंगे, और फिर भी वर्तमान उच्च स्तरीय जीवन पेशे में बहुत कम परिवार हैं। केवल वे संघ ही ऐसे कई खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बहुत सारी जनशक्ति और भौतिक संसाधन खर्च करते हैं। बहुत अच्छा, आपकी ताकत बहुत मजबूत है, मैं आपके बारे में बहुत आशावादी हूँ, लोहार ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। हालांकि उसका रवैया अच्छा है। जब वो पैसे इकट्ठा करता है तो उसे बिल्कुल भी कम नहीं मिलता है। हालांकि हुआंग फैंग को पेट में दर्द की शिकायत है। जब हुआंग फैंग एक कुदाल खरीदने जा रहा था तो लोहार ने अचानक कहा, यह उस व्यक्ति के लिए दुर्लभ है जिसके पास ताकत है, जो कठिनाई सहने को तैयार है और आपके जैसा बहुत प्रतिभाशाली है। मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ। ये कुदाल और हथौड़ा है, जब मैं छोटा था तो इसका उपयोग करता था। मुझे आशा है कि तुम भविष्य में एक महान लोहार बनोगे। लोहार द्वारा सौंपे गए कुदाल और हथौड़ों को देखकर हुआंग फैंग बहुत खुश हुआ। आखिरकार इसमें पैसे नहीं लगे और ये दुकान में बिकने वाले से बेहतर था। दुकान में ये केवल व्हाइट बोर्ड उपकरण था, लेकिन ये कांस्य उपकरण था। धन्यवाद बॉस, मैं एक महान लोहार बनने की आपकी इच्छा पर खरा उतरूंगा, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि बॉस ने देखा कि मेरी प्रतिभा उत्कृष्ट थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत हूँ? जब हुआंग फैंग लोहार ने दुकान खोली तो उसने मन ही मन सोचा कि उसकी विशेषताएं बिल्कुल सामान्य है, लेकिन वो वास्तविक शक्ति का उपयोग कर सकता है जो डेटा द्वारा दिखाई गई ताकत नहीं होगी। लोहार की दुकान छोड़ने के बाद हुआंग फैंग ने फिर से नौसिखिया गांव छोड़ दिया। इस समय गांव में नौसिखिए कम थे। आधे दिन में वो कई अन्य स्थानों से निकलकर बड़े शहरों में चला गया। हुआंग फैंग जल्दी में नहीं है। ड्रैगन तिपाई के कारण वो इस दुनिया में आया। जब तक वो चिकित्सा शोधन का अभ्यास करना चाहता था, वो जानता है कि कई रहस्यमय दुनिया में कुछ शीर्ष श्रेणी के डैन फैंग भी है। यदि उसने दवा शोधन और ड्रैगन तिपाई के जादू का अभ्यास किया है तो वो वास्तव में कुछ दवाओं को परिष्कृत करते हुए कुछ डैन फैंग प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बार हुआंग फैंग का मुख्य कार्य दवा शोधन तकनीक को उन्नत करना है। हुआंग फैंग एक बार फिर उस स्थान पर आए जहां भव्य बाग है। इस बार वो अपग्रेड नहीं करना चाहता था। स्तर 10 तक पहुंचने के बाद यदि वो स्थानांतरण नहीं करता है तो उसे अनुभव मूल्य प्राप्त नहीं होगा। इस बार वो वहां जड़ी बूटियां लेने आया था। पहले हुआंग फैंग ने पाया कि यहाँ कई जड़ी बूटियां थी, लेकिन उस समय उन्हें नहीं पता था कि जड़ी बूटियों को कैसे इकट्ठा किया जाए। इसके अलावा उसके हाथ में कोई उपकरण नहीं था, इसलिए वो केवल उन्हें देख सकता था। अब यह अलग है। जियाओबाई और जियाओयिन या यहाँ तक कि BMW को रंगीन बागों के चारों ओर घूमने दे। हुआंग फैंग खुद एक आश्वस्त दवा संग्राहक है और फिर वो दवाएं बना रहे हैं। हुआंग फैंग ने पहले दवा बनाने के बारे में कुछ देखा है। टीवी और फिल्मों में सब कुछ आग के बारे में है। यहाँ खेल है। दवा बनाने के लिए आग का उपयोग करना अवास्तविक है।
तो बस जड़ी बूटियों को दवा तिपाई में डालें और फिर दवा बनाने के कौशल का उपयोग दवा तिपाई में करें। निस्संदेह इसका आधार यह है कि आपको सूत्र सीखना होगा। जब हुआन फैंग ने पहले दवा शोधन का अध्ययन किया तो सिस्टम ने 2 नुस्खे दिए, अर्थात रक्त को पोषण देने वाली छोटी लाल दवा और जादू को पोषण देने वाली छोटी नीली दवा। ये सबसे कम नुस्खे हैं जिन्हें तब तक परिष्कृत किया जा सकता है जब तक वो चिकित्सा का अभ्यास कर सकता है। चिकित्सा को परिष्कृत करने में भी सफलता दर है। परिष्कृत चिकित्सा का स्तर जितना अधिक होगा, सफलता दर उतनी ही कम होगी। यदि आप सफलता दर में सुधार करना चाहते हैं तो एक है रिफाइनिंग दवा के अपने स्तर को उन्नत करना और दूसरा है एक अच्छा तिपाई जो रिफाइनिंग दवा की सफलता दर को बढ़ा सकता है। और ड्रैगन तिपाई स्पष्ट रूप से एक ऐसा तिपाई है, लेकिन हुआंग फैंग अब इसका उपयोग नहीं कर सकता है, इसलिए वो केवल व्हाइट बोर्ड तिपाई का उपयोग कर सकता है। सौभाग्य से उसका शोधन केवल निम्नतम स्तर का फॉर्मूला है, इसलिए ये तिपाई अभी भी सक्षम है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 867 हर्बल गार्डन। दवा शोधन के स्तर को उन्नत करना बहुत कठिन है। हुआंग फैंग जमीन पर बैठ गए और उदास होकर कहा। आधे दिन में उन्होंने यहाँ की सारी जड़ी बूटियां एकत्र कर ली और उनका उपयोग दवाओं को परिष्कृत करने में किया। हालांकि उनके शोधन का स्तर अभी भी प्राथमिक है, लेकिन प्रगति केवल 30% तक ही पहुंच पाई है। जब वो नौसिखिया गांव में था, हुआंग फैंग ने भी फार्मासिस्ट की तरह पूछताछ की। वास्तव में इस औषधि निर्माण कौशल का स्तर केवल औषधि निर्माण कौशल का ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी व्यवसायों का स्तर है। निम्न से उच्च तक वे कनिष्ठ, मध्यवर्ती, वरिष्ठ, विशेषज्ञ, गुरु, महागुरु और दिव्य है। स्तर जितना बाद का होगा, ऊपर उठना उतना ही कठिन होगा। कई बार ये सिर्फ निरंतर दवा बनाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अन्य स्थितियों के लिए भी होता है। जब हुआंग फैंग को लेवल डिवीजन का पता चला तो वो निराशा में था। उस दवा की दुकान का मालिक लगभग जीवन भर से दवा शोधन का अध्ययन कर रहा है, अब वो केवल एक विशेषज्ञ है। निस्संदेह यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा से संबंधित है। हालांकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस दवा के शोधन के स्तर को उन्नत करना कितना कठिन है। हुआंग फैंग इस दुनिया में केवल 1 साल तक ही रह सकते हैं। 1 साल बाद वो हकीकत में वापस आ जाएगा। हालांकि वास्तव में वो चिकित्सा का अभ्यास भी कर सकते हैं। हालांकि उस समय जड़ी बूटियों की समस्या का उल्लेख किए बिना उनके नुस्खे यह नहीं जानते थे कि वे अभी भी मौजूद होंगे या नहीं। इसके अलावा वास्तव में खेल में चिकित्सा का अभ्यास करना स्पष्ट रूप से सुविधाजनक नहीं है। इसलिए यदि हुआंग फैंग ड्रैगन ट्राइपॉड का उपयोग करना चाहता है तो उसे इस वर्ष ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पदोन्नत किया जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में प्रमोशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई जड़ी बूटियां नहीं है, मुझे आगे देखने दो। हुआंग फैंग खड़े हुए और चारों ओर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कुछ भी गायब नहीं है तो वो अपने 3 छोटे भाइयों को लेकर चला गया। नौसिखिया गांव और उसके आसपास का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हालांकि कुछ खिलाड़ी यहाँ बहुत अधिक समय बर्बाद करेंगे। उनकी राय में जब वे स्तर 10 तक पहुंचते हैं तो अपने पदों को स्थानांतरित करने के लिए अन्य बड़े शहरों में जाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। खेल का मुख्य आकर्षण नौसिखिया गांव के पास नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ की खोज कर चुके कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी वहां नहीं जाएगा। हुआंग फैंग संभवतः जाने वाले पहले व्यक्ति है। सुंदर बाग के क्षेत्र को पार करने के बाद घने जंगल वाला एक जंगल है। कभी कभी कुछ राक्षस अचानक बाहर निकल आते हैं। हालांकि हुआंग फैंग या उसके 3 छोटे भाई कोई भी हो, यह अकारण नहीं है। वे राक्षस उसे तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ कोई खिलाड़ी नहीं है। यहाँ कुछ राक्षस और उच्च छिपाव है, लेकिन दिया गया अनुभव मूल्य ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ खिलाड़ी है तो यह अजीब है। जैसे ही हुआंग फैंग चला गया, उसने खुद से कहा, जितने नए खिलाड़ी उसने देखे थे उनमें से कोई भी कभी यहाँ नहीं आया था। हुआंग फैंग को छूकर उस पर हमला करने के लिए तैयार एक सांप को हराया। उसने इसे मारने की जहमत भी नहीं उठाई। वैसे भी इसे मारने में अनुभव का कोई मूल्य नहीं था, पैसा भी नहीं फटेगा। अगर अन्य खिलाड़ी यहाँ आते तो उन्हें लंबे समय के लिए यहाँ से जाना पड़ता। और हुआंग फैंग के टिके रहने का कारण यह है कि उन्हें कभी कभार यहाँ कुछ जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। इसके अलावा जड़ी बूटियों का स्तर ठीक बाहर सुंदर बाग क्षेत्र की तुलना में अधिक है। हालांकि क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, हुआंग फैंग केवल उन्हें पहले एकत्र कर सकते हैं। हुआंग फैंग न केवल यहाँ वास्तविक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि रिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनका वर्चुअल बैकपैक पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा होता गया, जंगल और अधिक खतरनाक होता गया, हुआंग फैंग अपने साथ एक रात्रि दृष्टि उपकरण ले गए। इस डिवाइस का असर वाकई बहुत अच्छा था। आसपास की स्थितियां स्पष्ट थी। अपनी प्रतिक्रिया क्षमता और अच्छी दृष्टि के अलावा वो रात में भी इस खतरनाक जंगल में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकता था। हुआंग फैंग अभी भी जंगल के दूसरी तरफ की स्थिति के बारे में उत्सुक है, इसलिए उसने रात में बिल्कुल भी आराम नहीं किया और वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन दोपहर को जंगल छोड़ दिया। आखिरकार मैं बाहर आ गया। अगर इस भूतिया जगह में जड़ी बूटियां नहीं होती तो मैं अपने लबादे के साथ यहाँ उड़ जाता। हुआंग फैंग जंगल में खड़ा था और भावुक होकर बोला। हालांकि यह समय की बर्बादी है और कोई अनुभव मूल्य या पैसा नहीं है। हुआंग फैंग की नाजी में कई जड़ी बूटियां हैं जो हुआंग फैंग को संतुष्ट करती है। लेकिन तभी हुआंग फैंग की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसके सामने एक ऊंचा पहाड़ था। यहाँ तक कि पहाड़ की चोटी भी नहीं दिख रही थी। पहाड़ के बीच में बहुत सारे बादल थे। देखा जा सकता है कि पहाड़ कितना ऊंचा है। इस पर चढ़ना कोई साधारण बात नहीं है। मैं सचमुच जाकर देखना चाहता हूँ कि पहाड़ के दूसरी ओर क्या है। हुआंग फैंग की जिज्ञासा पूरी तरह से जाग गई है। वो यहाँ आ गए हैं। वो हार नहीं मानने वाले। वो पहाड़ के किनारे जाकर देखना चाहता है। बेशक छाया लबादा उसकी सबसे बड़ी निर्भरता है। हुआंग फैंग ने जियाओबाई और उसके 3 छोटे भाइयों को इकट्ठा किया और फिर लबादा हिलने के साथ पूरा व्यक्ति पहले ही उड़ चुका था। वो पहाड़ के साथ साथ बढ़ रहा था। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास का तापमान कम हो रहा है। मैं जाऊंगा, यह आभासी तकनीक ठीक है। यहाँ तक कि शरीर का तापमान भी आभासी हो सकता है, हुआंग फैंग ने भावुक होकर कहा।
छाया लबादे की उड़ान की गति धीमी नहीं है। जल्द ही हुआंग फैंग पहाड़ की चोटी पर उड़ गया। उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं रुका, बल्कि सीधे पहाड़ की चोटी पर चला गया और पहाड़ के दूसरी ओर उड़ गया। पहाड़ के दूसरी ओर का दृश्य जल्द ही हुआंग फैंग की आंखों में आया और फिर वो चौंक गया, क्योंकि यह एक बड़ा गोल बेसिन था और बेसिन पहाड़ों से घिरा हुआ था। आम लोगों के लिए इसमें प्रवेश करना आसान नहीं था, जब तक कि उनके पास हुआंग फैंग जैसी विशेष क्षमता न हो। हुआंग फैंग की तीव्र गिरावट के साथ हम धीरे धीरे निम्नलिखित स्थिति देख सकते हैं। इस विशाल बेसिन में और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें हैं। अज्ञात जड़ी बूटी हुआंग फैंग के जमीन पर गिरने के बाद वो अवचेतन रूप से इन पौधों की जांच करने गया। जैसा कि अपेक्षित था, वे सभी जड़ी बूटियां थीं, केवल उच्च स्तर के कारण वो विशिष्ट नाम और प्रभाव नहीं देख सका। हालांकि ये जितना अधिक होगा, ये जड़ी बूटियां उतनी ही अधिक मूल्यवान होंगी, और हुआंग फैंग एक ही बार में इतनी सारी जड़ी बूटियां पाकर स्वाभाविक रूप से संतुष्ट है। क्या ये जड़ी बूटी का बगीचा जंगली है या लगाया गया है? जब हुआंग फैंग ने चारों ओर देखा तो उसे कोई और नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि ये जड़ी बूटियां मालिकहीन होनी चाहिए। यह आसपास के वातावरण के कारण ही है कि कोई भी यहाँ नहीं पहुंच सकता है, इसलिए ये जड़ी बूटियां सुरक्षित रूप से विकसित हो सकती हैं और बहुत अच्छी तरह विकसित हो सकती हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 868 गिल्ड संघर्ष। चूंकि यह स्वामित्वहीन है, हुआंग फैंग विनम्र नहीं है। वो उन जड़ी बूटियों से शुरुआत करने के लिए सीधे संग्रह तकनीक का उपयोग करता है। उसके पास एक वर्चुअल बैकपैक और 2 रिसीविंग रिंग है। हालांकि यहाँ कई जड़ी बूटियां हैं, फिर भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से लोड किया जा सकता है। हालांकि आखिरकार उसकी रिसीविंग रिंग में ज्यादा जगह नहीं बची है। एकमात्र चीज जो हुआंग फैंग को खुश करती है वो ये है कि इस खेल में कौशल जुटाने का कोई स्तर नहीं है। एक बार जब वो इसे सीख लेता है तो वो किसी भी स्तर की जड़ी बूटियां एकत्र कर सकता है। कई अन्य खेलों में कौशल जुटाने की एक स्तर सीमा होती है। निम्न स्तर का संग्रहण कौशल। यदि आप उच्च स्तर की जड़ी बूटियां एकत्र करना चाहते हैं तो ये केवल इच्छाधारी सोच है, क्योंकि यह जगह बहुत बड़ी है। कई सालों से यहाँ उगी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में हुआंग फैंग को लगभग आधा दिन लग गया। चारों ओर देखने के बाद हुआंग फैंग ने सुनिश्चित किया कि उससे कुछ छूट न जाए, इसलिए वो फिर से उड़ान भरने लगा। फिर उन्होंने खोजबीन जारी रखी। हालांकि बाद के समय में उनका कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि इस नए गांव के बारे में उदासीन होने की कोई बात नहीं है, हुआंग फैंग ने खुद से कहा। फिर नौसिखिए गांव की ओर वापस चला गया और फिर उसे बड़े शहर में भेज दिया। हुआंग फैंग ने ट्रांसमिशन स्थान के रूप में जुआनवू शहर को चुना, जिसे उन्होंने यादृच्छिक रूप से चुना। वर्तमान में सिस्टम में 5 शहर हैं, अर्थात किंगलोक शहर, बेहू शहर, जुके शहर, जुआनवू शहर और किलिन शहर। प्रत्येक शहर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। नौसिखिया खिलाड़ी नौसिखिया गांव से बाहर आने के बाद वो बेतरतीब ढंग से प्रसारण के लिए एक शहर का चयन करेगा। उसके बाद शहर उसका जीवन शहर है। मरने के बाद वो इसी शहर में पुनर्जीवित होंगे। हालांकि हुआंग फैंग ने पाया कि सिस्टम के शहरों के अलावा खिलाड़ियों द्वारा स्थापित कई शहर हैं जिनका चयन किया जा सकता है। हालांकि खिलाड़ियों के शहरों के लिए हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से इतना विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने अंततः सिस्टम शहरों को चुना। बहुत सारे लोग हैं। हुआंग फैंग शहर के केंद्रीय चौराहे पर खड़ा होकर आसपास के माहौल को देखता है और खुद से कहता है, आसपास बहुत सारे लोग हैं और खिलाड़ियों की एक अंतहीन धारा है। सड़क के दोनों ओर ट्रांसफर हॉल, लोहारों की दुकानें, रेस्तरां, फार्मेसियों और अन्य व्यवस्थित इमारतें हैं। मुझे नहीं पता कि यह पैसे के लायक है या नहीं, हुआंग फैंग ने अपने हाथ में शहर के निर्माण के आदेश के साथ खेलते हुए खुद से कहा। जब उसने शहर चुना तो उसने पाया कि खिलाड़ी पहले ही 8 शहर बना चुके थे। कई खिलाड़ियों के लिए इस शहर की संख्या जाहिर तौर पर ज्यादा नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग को अपने हाथ में शहर के निर्माण के आदेश की सही कीमत नहीं पता थी। इस समय हुआंग फैंग ने बहुत सारे लोगों को शहर से बाहर भागते देखा। वो उत्सुक था। उसने एक खिलाड़ी को पकड़ लिया और पूछा, शहर के बाहर क्या हुआ दोस्त? आदमी ने हुआंग फैंग की ओर देखा और देखा कि हुआंग फैंग सफेद बोर्ड उपकरण से सुसज्जित था। स्तर केवल 10 था। वो जानता था कि हुआंग फैंग बड़े शहर में नया आया था और उससे बात नहीं करना चाहता था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि हुआंग फैंग का आचरण असाधारण लग रहा है तो उन्होंने कहा, बाहर लड़ो, पुनर्जन्म और गर्व। ये देखकर कि हुआंग फैंग को अभी भी कुछ संदेह था, उस व्यक्ति ने अंत में कहा, आप नहीं जानते होंगे कि ये 2 गिल्ड इस खेल के शीर्ष 10 गिल्डों में से एक है। मूल रूप से आधार शिविर जुआनवू शहर में था। कई घर्षण है। सामान्य समय में ऐसा लगता है कि वे सचमुच चले गए हैं। किस लिए? हुआंग फैंग ने पूछा कि संघों के बीच इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष किसी न किसी वजह से होना चाहिए और यह सरल नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि यह एक प्राचीन कलाकृति के कारण है। उस आदमी ने चारों ओर देखा और हुआंग फैंग से रहस्यमय ढंग से कहा, प्राचीन कलाकृतियां। हुआंग फैंग की पलकें झपक गईं। उसने रिंग में ड्रैगन ट्राइपॉड के बारे में सोचा। क्या यह एक प्राचीन कलाकृति नहीं है? और तो और ये खेल से भी है। क्या दोनों चीजों के बीच कोई संबंध है? एओशी के खिलाड़ियों को प्राचीन कलाकृति शिनलंग डिंग का पता मिल गया। एओशी के लोग इसे चुराने वाले थे। हालांकि खबर लीक हो गई। कई अन्य गिल्ड खिलाड़ियों को खबर मिली और उन्होंने प्राचीन कलाकृति के लिए लड़ने के लिए उनका अनुसरण किया। ये प्राचीन कलाकृतियां हैं। पूरे खेल में कुछ कलाकृतियां हैं, एक नहीं बल्कि केवल 10 प्राचीन कलाकृतियां हैं। हुआंग फैंग अपने सामने ईर्ष्यालु खिलाड़ी को देखता है। उसके दिल में कोई शब्द नहीं है। अप्रत्याशित रूप से उसने सही अनुमान लगाया। ड्रैगन तिपाई के लिए वास्तव में 2 गिल्ड संघर्ष में है। उसने कितनी बार अन्य लोगों की गलतफहमी और संघर्ष का कारण बना है। हालांकि ऐसा लगता है कि हम स्वयं को दोष नहीं दे सकते, हम केवल स्टोरेज बॉक्स को ही दोष दे सकते हैं। बाद में क्या हुआ ये देखकर कि वो आदमी अभी भी सपना देख रहा है कि उसके पास प्राचीन कलाकृतियां हो सकती हैं, हुआंग फैंग को उसे रोकना पड़ा। दूसरा पक्ष हुआंग फैंग के सपने में रुकावट से नाराज लग रहा था और हुआंग फैंग को घूर रहा था। हालांकि उन्होंने जारी रखा। बाद में कई गिल्ड जीवन और मृत्यु से गुजरे और अंततः ड्रैगन तिपाई को देखा। परिणामस्वरूप एक विशाल ड्रैगन इसकी रखवाली कर रहा था।
यह एक विशाल ड्रैगन था। पूरे खेल में शीर्ष स्तर अस्तित्व। कई गिल्डों के लोग चाहते थे कि जब ड्रैगन सो रहा था तो जिसने ड्रैगन तिपाई को चुराया था, परिणाम स्वरूप कई गिल्डों द्वारा संयुक्त रूप से बाहर किए गए व्यक्तिगत खिलाड़ी असंतुष्ट थे और जाग गए ड्रैगन सीधे। और फिर खिलाड़ियों ने ड्रैगन से लड़ाई की। लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों के अनुसार भले ही उनके पास बड़ी संख्या में लोग थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें ड्रैगन पर कोई मौका नहीं मिला। हुआन फैंग ने पाया कि इस आदमी के पास वास्तव में कहानियां सुनाने की प्रतिभा है और वो बहुत परेशान भी है। अब उन्होंने इस बारे में बात भी नहीं की है कि पुनर्जन्म, गिल्ड और ओशी गिल्ड में झगड़ा क्यों होता है। हालांकि हुआन फैंग एक दूसरे को फिर से परेशान करने में अच्छे नहीं है, इसलिए वो केवल धैर्यपूर्वक सुन सकते हैं। सौभाग्य से दूसरे पक्ष की कहानी अंततः समाप्त हो गई। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से वे गिल्ड सदस्य अपने सामने ड्रैगन से नहीं लड़ सकते, लेकिन पुनर्जन्म गिल्ड में एक सुपर चोर है जिसके पास चोरी की उच्च प्रतिभा है। उसने ड्रैगन के तहत ड्रैगन ट्राइपॉड से भी संपर्क किया। आंखें, हालांकि इसे अंततः ड्रैगन द्वारा खोजा गया था, उसे सेकेल द्वारा मार दिया गया था। हालांकि मरने से पहले उसने अभी भी ड्रैगन तिपाई को अपने हाथ में ले लिया था, जो मरने के लिए सही जगह थी। आशी गिल्ड के लोग स्वाभाविक रूप से उस समाचार से असंतुष्ट होते हैं जो उन्हें पहले मिला था, और अंत में वे सबसे अधिक भुगतान करते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें कुछ भी नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से उन्हें नाराजगी महसूस होती है, इसलिए वे पुनर्जन्म के लोगों के पास जाते हैं राय मांगे। इस समय पुनर्जन्म के लोग वास्तव में कहते हैं कि उन्हें ड्रैगन तिपाई बिल्कुल नहीं मिली। ये थोड़ा शर्मनाक है। उस समय घटनास्थल पर कई लोग थे जिन्होंने चोर को देखा था ड्रैगन तिपाई को अपने हाथ में लेते हुए। वो बाहर नहीं निकला। अब पुनर्जन्म वाले लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं कि आशी लोग स्वाभाविक रूप से अधिक क्रोधित होते हैं। अब बड़े पैमाने पर झगड़े हो रहे हैं, आदमी ने कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 869 करियर विकल्प। ठीक है, खबर के लिए धन्यवाद। ये सुनकर कि उस व्यक्ति ने आखिरकार आशी और पुनर्जन्म गिल्ड के बीच संघर्ष का कारण बताया, हुआन फेंग ने तुरंत एक दूसरे को धन्यवाद दिया, जिसने एक दूसरे को बहुत उपयोगी बना दिया। हुआन फेंग को पता चला कि यद्यपि वो थोड़ा अधिक बोलता था, लेकिन उसके मुंह से जानकारी मांगना एक अच्छा विचार था। फिर हुआन फेंग की जानबूझकर की गई पूछताछ से अंततः उसे खेल के बारे में और अधिक पता चला। अंत में उसने दूसरे पक्ष को फिर से धन्यवाद दिया और उसके साथ चला गया। ये गेम दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम है जहां व्यक्ति अभी अभी रहता है। ये सबसे अधिक खिलाड़ियों वाला खेल है। वास्तव में हुआन फैंग इसका अंदाजा अपने आसपास के लोगों के आवागमन से ही लगा सकते हैं। इस खेल में शक्ति के विभाजन के अनुसार 10 संघ होते हैं। अब 10 संघों में 2 आशी और पुनर्जन्म हैं। 10 श्रेणियों के आसपास कुछ छोटी छोटी श्रेणियां हैं। वे इन बड़े संघों पर निर्भर हैं और 2 बड़े संघों के बीच संघर्ष में कई छोटे संघों को फंसाया गया है। ये कहा जा सकता है कि यह संघर्ष 2 गिल्डों के बीच नहीं है, बल्कि खेल में कई गिल्डों से जुड़ी एक बड़ी घटना है और यहाँ तक कि कई अन्य गिल्डों की छाया भी देखी गई है। इसके अलावा हुआन फैंग स्थानांतरण के बारे में अधिक चिंतित हैं। खिलाड़ी के स्तर 10 तक पहुंचने के बाद वो शहर में किसी अन्य पद पर स्थानांतरित होने के लिए एक संरक्षक ढूंढ सकता है। स्थानांतरण के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्थानांतरण के बाद सिस्टम खिलाड़ी को सीखने के लिए 2 बुनियादी कौशल प्रदान करेगा। हालांकि यह मुफ्त नहीं है और वो सीखने के लिए भुगतान करना चाहता है। फिर खिलाड़ियों को सिस्टम में 2 कौशल फिर से सीखने का मौका तभी मिलेगा जब वे 30 के स्तर तक पहुंचेंगे। बीच में यदि खिलाड़ी कौशल हासिल करना चाहते हैं तो वे केवल राक्षसों को मारने और कौशल पुस्तकों को विस्फोट करने पर भरोसा कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि खेल में हर किसी के पास कुछ ऐसे कौशल होने चाहिए जो अन्य खिलाड़ियों के पास नहीं होते। जाहिर है, ये कौशल सिस्टम में हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे कौशल पुस्तकों के माध्यम से सीखा जाता है। उस व्यक्ति द्वारा बताई गई जानकारी को सुलझाते हुए हुआन फैंग ट्रांसफर हॉल में चले गए। हालांकि वो यहाँ केवल 1 वर्ष ही रह सका, फिर भी वो इस तरह का खेल गंभीरता से खेलना चाहता था। एक कारण ये था कि ऐसा खेल खेलने का मौका कम ही मिलता था। दूसरा कारण ये था कि हुआन फैंग पहले भी अन्य स्थानों पर जा चुके थे और वहां उन्होंने जो क्षमता हासिल की थी, वास्तविकता में लौटने के बाद भंडारण बॉक्स को रद्द नहीं किया गया है। तो क्या इस खेल में वास्तविकता में लौटने पर स्वयं द्वारा अर्जित कौशल और क्षमताएं रद्द कर दी जाएंगी? यदि इसे रद्द नहीं किया गया तो हुआन फैंग इस बार बहुत पैसा कमाएगा, क्योंकि आखिरकार ये खेल में है, वास्तविकता नहीं। यहाँ कौशल और योग्यताएं सीखना आसान है जब तक कोई कौशल पुस्तक है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। उसे थोड़ा थोड़ा करके समझने और अभ्यास करने की आवश्यकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सीखे। खेल में जब तक कोई कौशल पुस्तक है, हुआन फैंग तुरंत उपरोक्त कौशल सीख सकता है, जो पिछली धीमी खेती की तुलना में बहुत तेज है। हालांकि यह अभी भी अनिश्चित है कि जब हम वास्तविकता में वापस आएंगे तो खेल में सीखे गए कौशल मिट जाएंगे या नहीं। हुआन फैंग उन्हें पहले सीखेंगे। यदि उन्हें मिटा दिया जाए तो उसे कुछ भी नहीं खोएगा, लेकिन यदि वो उन्हें बनाए रखेगा तो वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। हुआन फैंग ट्रांसफर हॉल में आए। वो उन स्थानांतरित आकाओं के सामने झिझकते थे। वो नहीं जानता था कि कौन सा पेशा चुने। ऐसा प्रतीत होता है कि सैनिकों के पास अच्छी सुरक्षा है। हालांकि हमला थोड़ा कम सुविधाजनक है, जबकि जादूगर का हमला काफी अधिक है और उसका शरीर थोड़ा पतला है। जहां तक पुजारियों, सम्मनियों और धनुर्धारियों की बात है, आखिरकार ये पेशे भले ही वे अपने कौशल को वास्तविकता में ला सके, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उनकी बहुत मदद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हुआन फैंग ने झिझकते हुए आखिरकार योद्धा और जादूगर के करियर को खारिज कर दिया। उसने आखिरी करियर चुना, चोर। हुआन फैंग ने योद्धा और जादूगर व्यवसायों को बाहर करने का कारण ये बताया कि वो खेल में वास्तविक क्षमताओं का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भले ही वो इन 2 व्यवसायों को न चुने, लेकिन उसके पास इन दोनों व्यवसायों की क्षमताएं भी हैं। ये चोरों का पेशा है। कई मामलों में ये खेल में या वास्तविकता में एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। इसलिए हुआन फैंग ने अंततः चोर का पेशा चुना और फिर व्यवस्थित चोर पेशे के 2 बुनियादी कौशल सीखने के लिए 2 चांदी के सिक्के खर्च किए। चुपके, तुरंत अपने आप को अदृश्य बना ले। दुश्मन आपको ढूंढ नहीं सकता। अदृश्य अवस्था में गति 80% कम हो जाती है।
तेज चलना, गति की गति 50% बढ़ जाती है। तेज चलने की स्थिति में आप गुप्त कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। चोरी और सरपट दौड़ना चोरों के 2 कौशल हैं, जो जीवन बचाने वाले कौशल भी हैं। हालांकि वे चोरों के पेशे के लिए अधिक आक्रमण शक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं, जिससे टीम में शुरुआती चोरों की स्थिति बहुत अजीब हो जाती है। कई बिखरी हुई टीमें चोरों को टीम में भर्ती करने के लिए अनिच्छुक है। हालांकि हुआन फैंग को इस समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक क्षमता का उपयोग कर सकता है, इसलिए उसे हमले की शक्ति की समस्या के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हुआन फैंग की अब किसी भी टीम में प्रवेश करने की योजना नहीं है। पहले गेम खेलते समय वो अकेले रहना पसंद करते थे। अपनी नौकरी बदलने और कौशल सीखने के बाद हुआन फैंग ने अपग्रेड करने की योजना बनाई। हालांकि अपग्रेड करने से पहले वो सबसे पहले नीलामी घर गए, जहां उन्होंने कुछ निम्न स्तरीय जड़ी बूटियां खरीदी और अपनी सारी बचत खा ली। हुआन फैंग द्वारा इन सभी जड़ी बूटियों को परिष्कृत करके तैयार उत्पाद बनाने के बाद दवा बनाने का उनका स्तर प्राथमिक स्तर के 50% तक पहुंच गया है, जो एक अच्छी संख्या है। हालांकि इस समय उन्हें अपग्रेड करना था और कार्य करके पैसा कमाना था। अब उसके पास पैसे नहीं है। अगर वो दवा बनाने का काम जारी रखना चाहे तो भी कोई रास्ता नहीं है। मूल रूप से हुआन फैंग अपनी नाजी की सभी जड़ी बूटियों को अपने निजी गोदाम में रखना चाहते थे। हालांकि गोदाम खरीदने में भी पैसे खर्च होते हैं। अब उसके पास पैसे नहीं है। इसके अलावा जब उन्होंने गोदाम खरीदा तो जगह बहुत छोटी थी। यदि वो स्थान का विस्तार करना चाहता है तो केवल एक ही रास्ता है, पैसा। इसलिए हुआन फैंग केवल अभ्यास के लिए उन जड़ी बूटियों को शहर से बाहर ले जाना जारी रख सकते हैं। जब हुआन फैंग शहर से बाहर गए तब भी उन्होंने कई खिलाड़ियों को जल्दी में देखा। वो अभी भी कुछ बात कर रहा था। उनकी बातचीत से हुआन फैंग को यह भी पता चला कि ये लोग आओशी और पुनर्जन्म थे। इस बार दोनों संघ वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। कई खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है। वे लड़ना बंद करने को तैयार नहीं है। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना तेज होगा, इसलिए उसने उसके साथ संघर्ष देखा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 870 चार्टर पार्टी। हुआन फैंग शहर से ज्यादा दूर नहीं था। उसने दूर से देखा कि एक प्रशिक्षण स्थल के पास दर्जनों लोग लड़ रहे थे। विभिन्न व्यवसायों के सहयोग से जादू पूरी दुनिया में लहरा रहा था। कभी कभी चोर आते और गायब हो जाते। हुआन फैंग उन्हें देखता है लेकिन उन्हें अनदेखा कर देता है। हालांकि दोनों संघों के बीच संघर्ष का उससे कुछ लेना देना है, लेकिन उसका इसमें शामिल होने का इरादा नहीं है। वैसे भी ये लोग नहीं जानते कि इसमें उनकी क्या भूमिका है। वे खेल की दुनिया में कौशल सीखने और चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए आए थे, हस्तक्षेप करने के लिए नहीं। हालांकि हुआन फैंग 2 गिल्डों की परेशानियों का ध्यान नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने उसे खोजने की पहल की। मूल रूप से हुआन फैंग अपने प्रशिक्षण लक्ष्य के रूप में लेवल 30 गोल्डन जू बंदर को चुनना चाहते थे। हालांकि उसके पास केवल स्तर 10 था। उसने सोचा कि उसे स्तर 30 राक्षसों से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि वो स्तर 30 से अधिक राक्षसों को मारता है तो उसे अनुभव बोनस मिलेगा। बेशक यदि वो स्तर 20 को पार कर जाता है तो बोनस नहीं बदलेगा। इसलिए स्तर 30 राक्षस उसकी सबसे अच्छी पसंद है। और अन्य खिलाड़ी अपने स्तर से अधिक राक्षसों को मारना नहीं चुनते हैं। हालांकि 1 और 2 स्तर है, अधिकतम 5 स्तर। यदि स्तर ऊंचा है तो खिलाड़ी की ताकत तो प्रभावित होगी ही, कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी और खतरा भी रहेगा। हालांकि जब हुआन फैंग जिंजू मंकी रिफ्रेश पॉइंट पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ पहले से ही कई खिलाड़ी मौजूद थे। उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार यहाँ अभी भी बहुत सारे बंदर थे। उसे बस लड़ने के लिए जगह मिल गई और उसने एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया। ये सिर्फ इतना है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। जैसे ही वो बंदर के इलाके के पास पहुंचा 2 खिलाड़ी आए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यह मित्र, ये स्थान हमारे पुनर्जन्म वाले लोगों द्वारा किराए पर लिया गया है। लड़ने के लिए अन्य स्थानों पर जाओ। सेनानियों में से एक ने ठंडे चेहरे के साथ हुआन फैंग से कहा। हुआन फैंग स्तब्ध है। उन्होंने इस तरह की घटना के बारे में सुना है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसकी मुलाकात हो जाएगी। इसके अलावा वे अभी भी घटना में पुनर्जन्म लोग हैं। उन्हें नहीं लगता कि काफी परेशानियां हैं और वे अन्य खिलाड़ियों को नाराज करना चाहते हैं। चाहे आप कोई भी गेम खेल रहे हो, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। इसलिए जब हुआन फैंग उससे मिलता है तो परेशान हो जाता है। हालांकि हुआन फैंग पुनर्जन्म के साथ कोई उलझना नहीं चाहता है। उनसे डरने की बजाय परेशानी महसूस होती है। आखिरकार ऐसे गिरोह से बदला लेने में उसे बहुत समय लगेगा। उसके पास इन लोगों से उलझने का ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से होकर कहीं और अभ्यास करूंगा, हुआन फैंग ने कहा। कोई रास्ता नहीं, आप पास नहीं हो सकते। कौन जानता है, हुआन फैंग पहले ही पीछे हट चुका है और अन्य प्रशिक्षण बिंदुओं पर जाने का फैसला कर चुका है। लेकिन सैनिक अभी भी असहमत है और स्वर और भी खराब है। हालांकि उनका लहजा अच्छा नहीं है और हुआन फैंग का मूड भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, आपने यहाँ सामान पैक कर लिया है और मैं अभ्यास करने के लिए अन्य स्थानों पर जा रहा हूँ, जो आपके रास्ते में भी है। हालांकि हम अन्य तरीकों से आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं, इससे हमारे समय में और भी अधिक देरी होगी। हुआन फैंग को लगता है कि वो एक कदम पीछे हट गए हैं। इस पुनर्जन्म वाले व्यक्ति को खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। अरे, 10वीं कक्षा का नौसिखिया होने का नाटक करो। वो 30वीं कक्षा में भी अभ्यास करना चाहता है। जल्दी करो, मेरे पास उसके साथ खेलने का समय नहीं है, सिपाही ने अधीरता से कहा। इस आदमी का मूड वास्तव में खराब है, हुआन फैंग के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन दिनों आओशी के साथ संघर्ष के दौरान उसकी 2 बार मृत्यु हो गई। उसने न केवल अपनी रैंक खो दी, बल्कि एक सोने के उपकरण में भी विस्फोट कर दिया। वो उसके पूरे शरीर में एकमात्र सोने का उपकरण है। यह अजीब है कि वह अच्छे मूड में है। अब वो हुआन फैंग को देखता है, जो 10वीं कक्षा का नौसिखिया है, जो अभ्यास के लिए यहाँ आ रहा है। क्या ये कोई चाल नहीं है? वह नहीं सोचता कि हुआन फैंग ने जो कहा वो सच है या वो वास्तव में यहाँ से गुजरना चाहता है। आखिरकार वो जितना आगे बढ़ेगा, राक्षसों का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। हुआन फैंग केवल 10 वर्ष के हैं। वो किस तरह की जगह पर जा सकता है? जाहिर है, हुआन फैंग झूठ बोल रहा है और उसके साथ खेल रहा है।
इसके अलावा आखिरकार वो एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति है। शीर्ष 10 संघों के सदस्य के रूप में उन्हें अभी भी कुछ गर्व है। वो आमतौर पर आम खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देते। इसके अलावा हुआन फैंग ग्रेड 10 व्हाइट बोर्ड उपकरण वाला एक नौसिखिया है। वो हुआन फैंग को सीधे मारने के बजाय उससे बात कर सकता है। उनकी राय में उन्होंने हुआन फैंग को बहुत चेहरा दिया है। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और शहर वापस चला जाऊंगा। आदमी के बगल वाले तीरंदाज ने हुआन फैंग को देखा, उसमें कोई हलचल नहीं दिखी तो उसने दोबारा आग्रह किया। क्या होगा अगर मैं नहीं जाऊं? हुआन फैंग ने चुपचाप पूछा। उन्होंने स्वीकार किया कि दो व्यक्तियों ने उन्हें सफलतापूर्वक क्रोधित किया था। धिक्कार है, शर्मिंदा मत हो। चूंकि तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सिपाही 10वीं कक्षा के नौसिखिए से कैसे डर सकता है? ये देखकर कि हुआन फैंग इतना अपमानजनक है, वो तुरंत क्रोधित हो जाता है, अपना हथियार उठाता है और हुआन फैंग पर हमला करता है। हुआन फैंग का शरीर सबसे पहले हिला। वो एक तरफ कदम रखते हुए सैनिक की तरफ आया, फिर उसके पेट में मुक्का मारा और फिर उस आदमी को उसके साथी की अविश्वसनीय आंखों में हुआन फैंग की मुट्ठी से वापस शहर में मार दिया गया। तीरंदाज सचमुच स्तब्ध था। सच कहें तो वो डरा हुआ था। हुआन फैंग की रैंक केवल लेवल 10 थी और वो व्हाइट बोर्ड से सुसज्जित था। उन्होंने ये बात सही से पढ़ी होगी। उनका साथी, जो स्तर 30 का था, सभी व्यवसायों में सबसे अधिक रक्त और उच्चतम रक्षा वाला सैनिक था। इसके अलावा वो चांदी के उपकरणों से भी सुसज्जित था। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वो शीर्ष खिलाड़ी थे। हालांकि स्तर 10 के नौसिखिए को मारने में कोई समस्या नहीं है, पर अब उसके साथी को लेवल 10 के नौसिखिए ने मार डाला। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने किसी भी कौशल का उपयोग नहीं किया। उन्होंने लेवल 30 के सैनिक को साधारण वार से मार गिराया। वो कैसी आक्रमण शक्ति है? तुम हमारे लोगों को मारने का साहस कर रहे हो? धनुर्धर हकलाया। तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं। तुमने पहले मुझे डांटा और उसने पहले अपना हाथ हटाया, हुआन फैंग ने कहा। हालांकि ऐसा लगता है कि उस आदमी ने हुआन फैंग के शब्दों को नहीं सुना और कहा, आप मर चुके हैं। आपने हमारे पुनर्जन्म वाले लोगों को मारने की हिम्मत की है। हम आपको जाने नहीं देंगे। है ना? क्या तुमने कभी पूछा है कि क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा? हुआन फैंग मन मन मुस्कुराए और फिर से उन्होंने मुक्का मारा। वो आदमी बचना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके प्रयास व्यर्थ थे। हुआन फैंग की मुट्ठी ने उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया। फिर अपने साथी की तरह वो पुनर्जीवित होने के लिए शहर वापस चला गया। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 871 चुक गया। भाड़ में जाओ। ऊपर उस बच्चे ने हमारे आदमियों को मार डाला, उसे मार डाला। हालांकि हुआन फैंग ने 2 द्वारपालों को मार डाला। यहाँ कई पुनर्जन्म लोग हैं। वे पहले यहाँ नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा कि 2 लोगों द्वारा उनमें से एक को मारना ठीक है। हालांकि ऐसा लगता है कि तथ्य वो नहीं है जो वे सोचते हैं। तो इन पुनर्जन्म लोगों ने इस समय देखा कि उनके साथी को हुआन फैंग ने मार डाला था और वे सभी हुआन फैंग की ओर दौड़ पड़े। उनके दिमाग में हुआन फैंग एक आउशी व्यक्ति होने की संभावना है, भले ही वो केवल 10 स्तर का नौसिखिया हो। जब हुआन फैंग ने देखा कि इतने सारे लोग उसकी ओर दौड़ रहे हैं, तो वो केवल असहाय होकर आह भर सका। वो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो चीजों से डरता था। पुनर्जन्म खिलाड़ियों को देखते हुए हुआन फैंग पीछे नहीं हटते बल्कि पीछे की ओर आगे बढ़ते हैं। वो खिलाड़ियों के बीच लिंबो माइक्रो स्टेप्स और शटल पहुंचाता है। बिल्कुल नहीं, मेरा जादू उस पर क्यों नहीं गिर सकता? क्या बात है, मेरी कुशलता स्पष्ट रूप से उस पर अटकी हुई है। वो क्यों छिप रहा है? क्या वो इतना फुर्तीला है? लड़ाई जारी रहने के साथ पुनर्जन्म के कई खिलाड़ी यह जानकर भयभीत हो जाते हैं कि वे हुआन फेंग तक भी नहीं पहुंच सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस कौशल का उपयोग करते हैं, वे हुआन फेंग को नहीं मार सकते। कुछ कौशल जो सामान्य समय में लक्ष्य को लगभग 100% तक मार सकते हैं, उन्हें भी चकमा दिया जाता है। हालांकि इन लोगों के मन में कोई अन्य शंकाएं नहीं है। वे बस यही सोचते हैं कि हुआन फैंग बहुत फुर्तीला है और उसमें बचने की प्रबल क्षमता है। खेल में ऐसा नहीं है। हालांकि अन्य लोग हुआन फैंग की तरह अतिरंजित नहीं है और सभी कौशल से बच सकते हैं। हुआन फैंग उनके प्रति विनम्र नहीं होंगे, नहीं वो उनसे बचेंगे। बचते बचाते उसका हाथ खाली नहीं रहता। हालांकि उसके वर्तमान कौशल में आक्रमण कौशल नहीं है, फिर भी आक्रमण करने के कई तरीके हैं। इसके अलावा विभिन्न कौशलों के साथ भी वो इन लोगों को केवल आंतरिक शक्ति से ही हल कर सकता है। इसलिए पुनर्जन्म के खिलाड़ियों को पता चला कि जितना अधिक वे हुआन फैंग के खिलाफ लड़ते हैं, उतने ही कम लोग होते हैं और हुआन फैंग ने अभी भी खून का एक निशान भी नहीं खोया है। बेशक जो लोग यहाँ राक्षसों को मारते हैं वे सभी स्तर 30 के बारे में हैं। हालांकि वे हुआन फैंग से ऊंचे हैं। हुआन फैंग की राय में स्तर 20 और स्तर 20 के बीच का अंतर कोई प्राकृतिक बाधा नहीं है। अगर दूसरी तरफ का स्तर ऊंचा है तो ये कहना मुश्किल है। वहां से बहुत सारे खिलाड़ी गुजर रहे हैं। वे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उन खिलाड़ियों की पहचान ली थी। इसलिए वे हुआन फैंग के बारे में उत्सुक थे, जिन्होंने पुनर्जन्म के खिलाफ लड़ने का साहस किया। उसी समय हुआन फैंग की क्षमता उनकी अपेक्षा से परे थी, इसलिए लोग हुआन फैंग की पहचान के बारे में अटकलें लगा रहे थे। केवल कोई भी हुआन फैंग को पहचान नहीं सकता था। लगभग 10 मिनट में इस सुनहरे बंदर क्षेत्र के आसपास कोई पुनर्जन्म खिलाड़ी नहीं है। उनमें से अधिकांश को हुआन फैंग ने मार डाला है और कुछ उसके कौशल के कारण भाग गए हैं। इसलिए हुआन फैंग गोलन बंदर के पूरे क्षेत्र में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जैसे उसे यहाँ काम पर रखा गया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे अभ्यास के लिए एक और जगह मिल गई है, हुआन फैंग ने आह भरते हुए कहा। पुनर्जन्म लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और वे हार नहीं मानेंगे। हालांकि हुआन फैंग डरते नहीं है, लेकिन वो इन लोगों के साथ उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। 872 आग और बर्फ का शेर। क्या आपने कहा कि आप में से इतने सारे लोगों को अकेले दूसरे पक्ष ने मार डाला? पुनर्जन्म के मुख्यालय में पुनर्जन्म के अध्यक्ष हैरान थे और अपने अधीनस्थों से समाचार सुनने के बाद उन्होंने जो सुना उस पर विश्वास नहीं कर सके। आप जानते हैं, खेल की दुनिया में ये कोई फिल्म नहीं बना रहा है।
इतने सारे लोग एक दूसरे से कुशलतापूर्वक लड़ते हैं और उस व्यक्ति का मरना निश्चित है। आप अपनी तरफ से इतने सारे लोगों को नहीं मार सकते। दूसरी तरफ केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ राष्ट्रपति। उस व्यक्ति ने देखा कि उसका अध्यक्ष क्रोधित है और वो डर गया। हालांकि उन्होंने फिर भी स्थिति की ईमानदारी से रिपोर्ट की। ऐसा नहीं हो सकता, पुनर्जन्म अजय ने कहा। क्या तुम सब सुअ हो? वहां खड़े रहो और उसे मारने दो। नहीं अध्यक्ष महोदय, हम भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन उस आदमी की फुर्ती बहुत ज्यादा है, हम उसे किसी भी तरह से नहीं मार सकते और उन सभी को चकमा दे दिया गया है, खिलाड़ी ने तुरंत समझाया। चंचल उच्च, चाहे आप कितने भी फुर्तीले क्यों न हो, आप इतने सारे लोगों से छिप नहीं सकते। जाहिर है पुनर्जन्म अजय है या कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो सच है। इसके अलावा वो आदमी केवल 10 स्तर का लगता है। बाद में बोलते हुए खिलाड़ी की आवाज पहले से ही बहुत छोटी है। सच कहूं तो उसे भी इस बात पर यकीन नहीं होता। उनमें से कई को लेवल 10 के खिलाड़ी ने मार डाला। यदि उसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं किया होता तो उसने सोचा कि ये दुनिया का अंत है। स्तर 10, अजय का पुनर्जन्म और भी अविश्वसनीय है। वो यहाँ आना चाहता है, इसमें जरूर कुछ होगा। इन लोगों ने सच नहीं बताया। हालांकि उन्हें मारने वाला कोई विशेषज्ञ तो होगा, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना उन्होंने कहा था। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? क्या वो एक गौरवान्वित व्यक्ति है जो पुनर्जन्म का अजेय अनुभव करता है, या हुआंग फैंग की पहचान का पता लगाने के लिए? उसका नाम हुआंग फैंग है। हम नहीं जानते कि वो एक घमंडी आदमी है या नहीं। वो उस समय अकेला था, खिलाड़ी ने कहा। पुनर्जन्म अजय ने इसके बारे में सोचा और फिर खिलाड़ी से कहा, ठीक है, मुझे ये पता है, तुम पहले नीचे जाओ। खिलाड़ी के जाने के बाद पुनर्जन्म अजय ने अपने बगल के दूसरे खिलाड़ी से कहा, तुम्हें क्या लगता है मामला क्या है? पुनर्जन्म द्वारा अजय पूछे जाने वाले खिलाड़ी को पुनर्जन्म देवदूत कहा जाता है। वो पुनर्जन्म के अजय नेता है। आमतौर पर उनसे कई चीजों के बारे में पूछा जाएगा। उसने अभी जो कहा उस पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन हुआंग फैंग नाम का व्यक्ति एक विशेषज्ञ होगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है जितना उसने कहा था। पुनर्जन्म देवदूत धीरे धीरे अपने हाथ में पंखे को हवा देता है और कहता है कि उसने गेम स्टोर से जो पंखा खरीदा है उसमें कोई विशेषता नहीं है, बल्कि बी को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पुनर्जन्म अजय ने सिर हिलाया। पुनर्जन्म देवदूत के शब्द वैसे ही थे जैसा उसने सोचा था, और उसने ऐसा ही सोचा। दूसरा पक्ष आवशी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में आवशी के साथ हमारे वर्तमान संबंध में आवशी का व्यक्ति है तो हमारी पहचान छिपाने का कोई कारण नहीं है। पुनर्जन्म देवदूत जारी रहा। इतना खराब भी नहीं। पुनर्जन्म अजय ने भी सिर हिलाया और कहा कि उन्होंने और ओशी लोगों ने अपना चेहरा पूरी तरह से फाड़ दिया है। यदि दूसरा पक्ष आवशी लोग हैं तो वे शुरुआत में अपनी पहचान दिखाएंगे। तो फिर आप कहें, क्या हमारे लिए उसे बैठक में स्वीकार करना संभव है? हालांकि हुआंग फैंग ने उनमें से कई को मार डाला। ऐसे गुरु के लिए पुनर्जन्म अजय अभी भी अपने समाज में स्वीकार करना चाहता है। आखिरकार जितने अधिक गिल्ड विशेषज्ञ उतनी ही मजबूत ताकत, और उनके लोगों की हत्या अक्षम्य नहीं है। न लड़े और न जाने। ये संभव है, पुनर्जन्म देवदूत ने कहा। दूसरे पक्ष ने अभी तक समाज में प्रवेश नहीं किया है। इसके अलावा ये केवल 10 के स्तर पर है। ये स्पष्ट है कि वो अभी नौसिखिया गांव से आया है। जब तक हमारे द्वारा दी जाने वाली शर्तें पर्याप्त आकर्षक है, वो दूसरे पक्ष को आकर्षित कर सकता है। इस तरह हम न केवल अपनी ताकत मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अन्य संघों की ताकत को भी कमजोर कर सकते हैं। पुनर्जन्म अजय ने सिर हिलाया और कहा, मैं अब इसकी व्यवस्था करूंगा। ये स्पष्ट है कि ऐसी दृष्टि वाले लोग न केवल पुनर्जन्म में अजय होते हैं। जिंजू बंदर के इलाके में जो कुछ हुआ वो इसमें रुचि रखने वाले कई लोगों के कानों तक पहुंच गया है। ये लोग हुआंग फैंग के अचानक सामने आने को लेकर भी उत्सुक हैं और उनकी पहचान के बारे में पूछ रहे हैं। इस समय हुआंग फैंग अजीब चीजों से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उसकी असहाय हरकतें इतना ध्यान आकर्षित करेगी। इस समय वो अभ्यास कर रहे हैं और जड़ी बूटियों की तलाश कर रहे हैं। इस बार हुआंग फैंग ने 35 स्तर का आइस फायर शेर चुना। इस शेर में न केवल उच्च चपलता और आक्रमण शक्ति होती है, बल्कि जब ये तेज पंजे का उपयोग कर सकता है तो जादू भी कर सकता है। इसलिए इसे मारना मुश्किल है। जब हुआंग फैंग यहाँ पहुंचे तो उन्हें कोई खिलाड़ी नहीं मिला। हुआंग फैंग खिलाड़ी की रैंकिंग को देखता है और पाता है कि उच्चतम स्तर वाला खिलाड़ी 41 के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले खिलाड़ी के अनुसार खेल 3 महीने से खुला है और उच्चतम स्तर 3 महीने में 41 के स्तर पर पहुंच गया है। इससे देखा जा सकता है कि गेम के लेवल को अपग्रेड करना कितना मुश्किल है। और हुआंग फैंग ने कोशिश की 35 स्तर के इन बर्फीले आग वाले शेरों के सामने। हालांकि वो दूसरी बार नहीं मार सका। उन्हें मारने के लिए कुछ प्रयास करना होगा, लेकिन उसकी चाल के सामने शेर का हमला पूरी तरह से अपर्याप्त था। वे शेर उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सके। छोटे बच्चों, काम शुरू करो। हुआंग फैंग ने अपने 3 छोटे भाइयों को बाहर रखा और कहा। अंततः वे खुली जगह में प्रकट हो सकते हैं और स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। 3 छोटे लड़के बहुत उत्साहित हैं और एक एक करके अपने सामने मौजूद शेरों पर हमला करते हैं। 3 छोटे भाइयों में से जियाओबाई के पास स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत आक्रमण शक्ति है, जबकि हैंक्सियो बीएमडब्ल्यू के पास सबसे कम आक्रमण शक्ति है। अकेले शेरों का सामना करने पर जियाओबाई पर कोई दबाव नहीं होता। हालांकि अकेले शेरों का सामना करते समय हैंक्सियो बीएमडब्ल्यू पर्याप्त मजबूत नहीं है और उसे अक्सर हुआंग फैंग या जियाओयिन की मदद की जरूरत होती है। हालांकि हुआंग फैंग का इरादा बीएमडब्ल्यू को वापस बुलाने का नहीं था। ऐसे माहौल में खतरा बहुत बड़ा नहीं है और वास्तविक मुकाबला इसकी ताकत बढ़ा सकता है। हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से इस अवसर को छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। इसलिए दिन के अंत में हुआंग फैंग और जियाओबाई अपने ही समूह में शेरों को मारते हैं, जबकि जियाओ यांग और हान जुए बीएमडब्ल्यू एक साथ मारते हैं। 3 समूह एक ही समय में हत्या करते हैं, जिससे राक्षसों को मारने की दक्षता में प्रभावी ढंग से सुधार होता है। इसलिए हुआंग फैंग का अनुभव मूल्य रॉकेट की सवारी की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ कोई अन्य खिलाड़ी नहीं है, हुआंग फैंग को अन्य लोगों द्वारा उसे लूटने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा इस शेर की विस्फोट दर ठीक है और कभी कभी उपकरण के 1 या 2 टुकड़े गिराए जा सकते हैं। हालांकि वो विशेषता हुआंग फैंग को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप पैसे बेचते हैं तो ये बहुत अच्छी कमाई भी कर सकता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 873 बॉस। डिंग डोंग, खिलाड़ी को लेवल 15 पर पदोन्नति के लिए बधाई। निःशुल्क विशेषता के 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। आधे दिन से भी कम समय में हुआंग फैंग ने अपने स्तर को 15 के स्तर पर अपग्रेड कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि औसत खिलाड़ी को स्तर 10 से स्तर 15 तक अपग्रेड करने में कम 2 दिन लगेंगे। ये देखा जा सकता है कि हुआंग फैंग का राक्षस कितना कुशल है, हत्या उन्नयन है। शेर थोड़ा अलग लगता है। इस समय हुआंग फैंग को अचानक एक ताजा शेर मिला। ये स्पष्ट रूप से अन्य शेरों की तुलना में बड़ा था और यह अधिक राजसी था। इतने सारे शेरों में ये बहुत स्पष्ट भी था। आइस फायर लान किंग, आइस फायर लान का राजा। हर 10,000 आइस फायर लान बड़ी ताकत के साथ एक आइस फायर लान किंग पैदा कर सकते हैं। यकीन से, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ग्रेड हैं, हुआंग फैंग शेर राजा के विशिष्ट गुणों को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ बुनियादी जानकारी बाकी है। हुआंग फैंग को भी पता है कि वो ट्रांसमिशन में बॉस से मिल चुका है। बॉस के लिए सभी खिलाड़ी इसे पसंद करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उनके पास अच्छे उपकरण प्राप्त करने का मौका है। बेशक ये बॉस को मारने के बाद हुआ है और बॉस द्वारा विस्फोटित की गई बहुत सी चीजें सामान्य राक्षसों द्वारा विस्फोटित करना असंभव है। जब हुआंग फैंग गेम खेलते थे तो कभी पैसे नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने कुछ बॉस की भूमिका निभाई। अगर वो उनसे मिलता भी तो शायद वो नर्म पैसे वाले खिलाड़ियों द्वारा लूट लिया जाता। वो दूसरों को हरा नहीं सकता था, वो इसे केवल सहन ही कर सकता था। आज का बॉस वो इसे जाने नहीं दे सकता। यदि आसपास कोई अन्य खिलाड़ी नहीं है तो वो दूसरों को लूटने के बजाय उन्हें धमकाएगा। थोड़ा सफेद छोटा ईगल ऊपर। हुआंग फैंग ने इस बार BMW को पसीना नहीं आने दिया। इस बॉस के सामने स्वेट BMW पर्याप्त नहीं दिख रहा था, लेकिन वो दौड़ने वाला पहला व्यक्ति था और सिनराज को भी वो मिल गया। हुआंग फैंग, जिसने अपने कई लोगों को मार डाला, जाहिर तौर पर हुआंग फैंग को जाने नहीं देना चाहता था। वो हुआंग फैंग की ओर भी दौड़ा। गर्जन। जब हुआंग फैंग और शियाओबाई शेर राजा के पास पहुंचे तो उसने अचानक अपना मुंह खोला और दहाड़ने लगा। हुआंग फैंग को तुरंत पहला चक्कर महसूस हुआ। उसने अपने दिल में कहा कि मैं हिल नहीं सकता। निश्चित रूप से सिस्टम उसे शेर राजा के शेर दहाड़ कौशल को जीतने के लिए प्रेरित करता है। हुआंग फैंग इस कौशल से बहुत परिचित है। हालांकि वो पहले लापरवाह था और उसे उम्मीद नहीं थी कि शेर राजा के पास ये कौशल होगा। ये स्पष्ट है कि बर्फ की आग वाले शेर राजा ने हुआंग फैंग को जाने नहीं दिया। हुआंग फैंग की धीमी गति को देखकर वो हुआंग फैंग के लिए एक पंजा था। हुआंग फैंग के रक्त की मात्रा तुरंत कम हो गई और उसका शरीर बाहर निकल गया। ये देखकर कि लान किंग फिर से अपनी ओर दौड़ा, हुआंग फैंग, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, केवल एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखा सका। उसके पास कोई उपकरण नहीं है। राक्षसों को मारने से पहले वो अपने फुर्तीले कौशल पर अधिक भरोसा करता था। उनका बचाव वास्तव में कमजोर है। अब उस पर शेर राजा ने प्रहार किया है और वो मरने की कगार पर है। छूना। जब हुआंग फैंग ने सोचा कि उस पर शेर राजा द्वारा दूसरी बार हमला किया जा रहा है तो अचानक उसके सामने एक आकृति दिखाई दी, लेकिन ये पसीना BMW था जिसे उसने दूरी के कारण पीछे रखा था, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेर की दहाड़। अब उसने देखा कि हुआंग फैंग खतरे में है। वो दौड़ा और शेर राजा की ओर अपना खुर उठाया। शेर राजा को उम्मीद नहीं थी कि स्वेट BMW इतनी तेजी से आएगी। उसे सही दिशा में लात मारी गई और उसका शरीर कुछ कदम पीछे मुड़ गया। इसी समय आकाश में मौजूद चील ने भी झपट्टा मारकर शेर राजा को पकड़ लिया और उसके मांस का एक टुकड़ा ले लिया। गर्जन। शेर राजा फिर से दहाड़ता है, लेकिन इस बार यह शेर की दहाड़ के कारण नहीं बल्कि दर्द के कारण होता है। हालांकि लान किंग की क्षमता स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक है। अपना सिर उठाने और दहाड़ने के बाद वो अपने पंजे छोटे बाज पर लहराता है और हवा का एक झोंका छोटे बाज की ओर उड़ता है। हवा के झोंके की गति बेहद तेज है और छोटा चील चकमा नहीं दे सकता। दाहिना पंख मारा जाता है और ये तुरंत बाहर भेजता है। उसी समय पंखों पर बहुत सारे पंख गिर गए। छूना। जब लान किंग ने चील पर हमला किया तो खूनी BMW ने लान किंग को फिर से लात मारी। इसकी ताकत छोटी नहीं थी। इसने राजा शेर को फिर से कुछ कदम पीछे धकेल दिया। लान किंग के सिर पर बाल सीधे खड़े हैं और खून से लथपथ BMW की ओर देख रहे हैं। जाहिर है ये वास्तव में रक्त BMW से क्रोधित है। यह उस पर बरसता है। हालांकि BMW खून से बचता रहा है, फिर भी वो इससे पूरी तरह बच नहीं सकता है। उनके शरीर पर खून के कई निशान लगे हैं और घाव भी गहरा देखा जा सकता है। जब बर्फ की आग वाला शेर राजा BMW को मारना जारी रखना चाहता है तो उसके शरीर पर अचानक फिर से हमला होता है। इस बार इसकी ताकत अभी की स्वेट BMW से भी ज्यादा है। अरे छोटी शेर, तुम मुझे भूल गए, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही शेर राजा उठकर हुआंग फैंग पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, वो फिर से रेत के थैले में बदल गया और उड़ गया। इस बार वो जानवर जियाओबाई थी जिसने उस पर हमला किया था। फिर हुआंग फैंग और उसके 3 पालतू जानवरों के सहयोग से बर्फ के आग के भयंकर राजा शेर पर हमले की शुरुआत में एक व्यक्ति और 3 पालतू जानवरों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। हमले के अंत में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि लान किंग की रक्षा वास्तव में काफी मजबूत है। हुआंग फैंग को उसे मारने में काफी समय लगा। तुम्हें पता है हुआंग फैंग की आक्रमण शक्ति इतनी मजबूत नहीं है, फिर भी लड़ने में इतना समय लग गया, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि शेर राजा कितना मोटा और मांसल है। थोड़ा थका हुआ है, लेकिन यह अच्छी फसल लगती है। हुआंग फैंग ने बर्फ के अग्निसिंह राजा की मृत्यु के बाद जमीन से फूट रहे उपकरणों को देखा। इससे वो काफी संतुष्ट थे। शेर का बर्फ और अग्नि कवच, प्लेटिनम स्तर, शारीरिक रक्षा 300, जादुई रक्षा 300, ताकत 30, संविधान 40, आवश्यकता स्तर 40। लान किंग की बर्फ और आग का श्रृंगार, प्लेटिनम स्तर, शारीरिक रक्षा 100, जादुई रक्षा 100, ताकत 20, संविधान 30, आवश्यकता स्तर 40।
लान किंग के आइस फायर बूट, प्लेटिनम स्तर, शारीरिक रक्षा 100, जादुई रक्षा 100, शक्ति 20, चपलता 20, आवश्यकता स्तर 40। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि शेर राजा इतना उदार होगा कि उसने एक सूट फाड़ दिया। उपकरण के ये 3 टुकड़े प्लेटिनम स्तर के प्रॉप्स हैं। यदि आप उन्हें अकेले देखें तो उनकी विशेषताएं प्लेटिनम स्तर की हैं और वे पहले से ही शीर्ष पर हैं। जब 3 टुकड़ों को संयोजित किया जाता है तो निर्धारित विशेषताएं बोनस भी होती है। शारीरिक रक्षा 500, जादुई रक्षा 500, शक्ति 30, काया 30, चपलता 30 और एक संयोजन कौशल है जो शेर की धार कौशल का उपयोग कर सकता है। ये वास्तव में सर्वोत्तम उपकरण है। हुआन फैंग ने उपकरण के 3 टुकड़ों को देखा और भावुक होकर कहा कि वो उपकरण के 3 टुकड़ों से संतुष्ट होंगे। यदि उसने उन्हें बेचा तो वो निश्चित रूप से उन्हें बहुत सारे पैसे में बेचेगा। हालांकि सिस्टम सोच सकता है कि यह हुआन फैंग को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जमीन पर उसने एक काला परिचित ब्रांड भी देखा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 874 शहर निर्माण के लिए नीलामी का आदेश। शहर की व्यवस्था का निर्माण। जब हुआन फैंग ने काला ब्रांड उठाया तो उसके मन में कुछ अनुमान थे। हालांकि उन्होंने सोचा कि उनका अनुमान गलत हो सकता है। आखिरकार उनकी पिछली पूछताछ के अनुसार ये ब्रांड अभी भी बहुत दुर्लभ है। कई संघों ने इस चीज को प्राप्त करने के लिए कई लोगों के श्रम और भौतिक संसाधनों का आयोजन किया है। हालांकि कई बार यह कुछ भी नहीं होता है। जब हुआन फैंग को इस स्थिति के बारे में पता चला तो उनके पास ब्रांड बेचने की योजना थी। आखिरकार उनकी अपना शहर बनाने की कोई योजना नहीं थी, जबकि ब्रांड अभी भी मूल्यवान था। उसने इसे बेच दिया। कुछ समय बाद ब्रांड बेकार हो गया और विस्फोट की दर बढ़ गई। अगर वो चाहता तो वो दोबारा फोन करता, लेकिन इससे पहले कि हुआन फैंग अपने हाथ में ब्रांड बेच पाता उसे फिर से एक मिल गया, जिससे हुआन फैंग को थोड़ा गलत लगा। इस ब्रांड को हिट करना कठिन नहीं है, अन्यथा उसे इतनी आसानी से दूसरा ब्रांड कैसे मिल जाता। वास्तव में हुआन फैंग गलत करना चाहता है। वर्तमान में शहर के निर्माण क्रम की विस्फोट दर अभी भी बहुत कम है। उसे दोबारा सिटी बिल्डिंग का ऑर्डर मिल सकता है। एक तो ये कि वो सचमुच बदकिस्मत है। लेवल 40 के आइस फायर लान किंग के पास शहर के निर्माण क्रम को तोड़ने का मौका है, लेकिन संभावना बहुत कम है। दूसरा कारण यह है कि हुआन फैंग खुद से लड़ने वाला एक राक्षस है और उसके पास कई और स्तर हैं। कुछ हद तक इससे शहर निर्माण क्रम की विस्फोट दर में वृद्धि हुई है। यदि अन्य गिल्ड इस मालिक से लड़ने के लिए आते हैं तो वे निश्चित रूप से एक व्यक्ति नहीं होंगे। भले ही उच्चतम स्तर वाला व्यक्ति इस शेर राजा से अकेले लड़ना चाहे, यह असंभव है। इसके अलावा हुआन फैंग का मानना है कि शेर राजा को मारना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी ताकत मजबूत है, साथ ही 3 पालतू जानवरों का सहयोग भी है। इसके अलावा ये 3 पालतू जानवर कमजोर नहीं है, जिससे हुआन फैंग को यह भ्रम होता है कि यदि वो अन्य खिलाड़ियों के साथ लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 5 या 10 स्तर 40 खिलाड़ियों की आवश्यकता है और वो उन्हें नहीं मार सकता। तो सामान्य तौर पर हुआन फैंग को एक शहर बनाने का आदेश मिल सकता है। एक भाग्य है, दूसरा ताकत है। इसके बारे में चिंता मत करो। जब तुम शहर वापस आओ तो इसे नीलामी घर में रख दो, हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। जब हुआन फैंग राक्षसों को मारना जारी रखने के लिए तैयार होता है तो उसका संपर्क उपकरण बचता है। इसे खोलें। ये पता चला कि यह एक मित्र एप्लीकेशन है जो हुआन फैंग को आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं या इस गेम में वो किसी को भी नहीं जानते हैं। कोई भी सक्रिय रूप से अपने मित्रों को कैसे जोड़ सकता है? शायद दूसरे पक्ष ने इसे गलत जोड़ा है, हुआन फैंग ने आवेदन अस्वीकार करते हुए सोचा। हालांकि उनके कई संपर्कों की घंटी फिर से बजती है। इस बार यह अभी भी एक मित्र एप्लीकेशन है, लेकिन नाम बदल दिया गया है। कोई अन्य व्यक्ति उसे मित्र के रूप में जोड़ना चाहता है। जब हुआन फैंग सोच रहा था कि क्या हो रहा है तो उसका संपर्क उपकरण एक टेलीफोन रिंग की तरह था और यह बजता रहा। ये सभी मित्र एप्लीकेशन थे। क्या चल रहा है? क्या ये लोग पागल हैं? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। मैं अपने दोस्तों को जुड़ूंगा। उसी समय हुआन फैंग ने खुद से कहा कि उसने अपने दोस्त के आवेदन को इस तरह सेट किया है जैसा कोई और नहीं कर सकता आवेदन करना। इस प्रकार वो केवल दूसरों को ही जोड़ सकता है, दूसरों के लिए उसे जोड़ना असंभव है। आखिरकार यह साफ हो गया। हुआन फैंग ने सोचा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उन लोगों को मित्र के रूप में नहीं जोड़ना चाहता था जिन्हें वो नहीं जानता था। ये समय की बर्बादी थी। हुआन फैंग द्वारा अपना मित्र एप्लीकेशन स्थापित करने के बाद जो लोग उससे संपर्क करना चाहते थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मित्र आवेदन भी पास नहीं किया। वे हुआन फैंग को बिल्कुल भी मना नहीं सके। उसके बाद हुआन फैंग ने बर्फ की आग वाले शेर के क्षेत्र को नहीं छोड़ा। वैसे भी वो यहाँ अकेला था। राक्षस को किसी ने नहीं लूटा। अपग्रेड तेज था, उसे जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो अभ्यास करता रहा। कभी कभी हुआन फैंग अभ्यास करते करते थक जाता है, इसलिए वो 3 छोटे बच्चों को अभ्यास जारी रखने के लिए कहता है। इसके बजाय वो उसी समय चिकित्सा का अभ्यास करता है। खरीदी गई सभी जड़ी बूटियों का अभ्यास हो जाने के बाद उनकी दवा शोधन कौशल को अंततः मध्यवर्ती स्तर तक उन्नत कर दिया गया है। इस समय हुआन फैंग यहाँ छोड़कर शहर वापस जाने वाले हैं, क्योंकि उसके उपदेश भरे हुए हैं। उसे उन्हें साफ करने के लिए वापस जाना होगा। हुआन फैंग फिर से नीलामी घर आए और सभी चांदी के स्तर और उससे ऊपर के उपकरणों को खेप के लिए अपने बैकपैक में रख लिया। शायद ये राक्षसों की अत्यधिक स्तर पर हत्या के कारण है। हुआन फैंग ने पाया कि उन बर्फ के फल वाले शेरों की विस्फोट दर बहुत अधिक थी। इस अवधि में उन्हें 10 से अधिक रजत स्तर के उपकरण और 5 स्वर्ण प्राप्त हुए। जहां तक प्लेटिनम स्तर के उपकरण की बात है, ये लान किंग का एकमात्र 3 उपकरण है। जहां तक चांदी के स्तर से नीचे के उपकरण की बात है, हुआन फैंग ने इसे सीधे स्टोर को बेच दिया। हालांकि यह सस्ता था, उसने कुछ पैसे भी बदले। उन्होंने औषधीय सामग्री के कुछ कच्चे माल सीधे खरीदे और चिकित्सा शोधन का अभ्यास जारी रखने के लिए तैयार थे। आइए इस चीज को डालें। आइए पहले बाजार की स्थिति देखने के लिए इसे डालें। हुआन फैंग ने एक शहर निर्माण आदेश निकाला और इसे खेप के लिए नीलामी घर में रख दिया। आधार मूल्य 1000 सोने के सिक्के निर्धारित किया गया था और समय 24 घंटे था।
इन चीजों से निपटने के बाद हुआंग फैंग आराम करने के लिए एक सराय में गया और रास्ते में नई जड़ी बूटियों को सूंघा। जहां तक नीलामी घर की चीजों की बात है, फिलहाल उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। हुआंग फैंग को यह नहीं पता था कि जब उनके शहर के निर्माण का आदेश 1 मिनट से भी कम समय में दिया गया था, तो किसी को इसका पता चल गया था। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें पोंछी और सुनिश्चित किया कि उसने इसे गलत नहीं पढ़ा है। उसने तुरंत ये खबर अपने दोस्तों को बताई। फिर अधिक से अधिक लोगों को शहर निर्माण का आदेश मिला। पूरा खेल नगर निर्माण आदेश की उपस्थिति से उत्तेजित लग रहा था। क्या नीलामी घर में वास्तव में शहर निर्माण का आदेश है? आशी गिल्ड के अध्यक्ष ने अपने अधीनस्थों से इसकी पुष्टि की। ये सच है, ये लंबे समय तक नहीं चला, उसके आदमियों ने उत्तर दिया। क्या आप जानते हैं कि इसे किसने डाला? मुझे नहीं पता, दूसरा पक्ष एक गुमनाम खेप है, आदमी ने कहा था। नीलामी घर जाओ और मुझे घूरो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, आशी गिल्ड के अध्यक्ष ने आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने धन जुटाना शुरू किया। आशी गिल्ड के अध्यक्ष ने समझा कि यह शहर निर्माण आदेश बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। आखिरकार यह नीलाम होने वाला पहला शहर निर्माण आदेश है, लेकिन ऐसे कई गिल्ड हैं जिन्हें शहर निर्माण आदेश की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप शहर निर्माण आदेश प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी। और आशी गिल्ड के अध्यक्ष ने गलत अनुमान नहीं लगाया। जब उन्होंने धन जुटाया तो शहर के निर्माण क्रम के बारे में विचार रखने वाले अन्य लोग भी उनके जैसा ही काम कर रहे थे। उसके बाद वे जुआनवू शहर के नीलामी घर पहुंचे। इस बार न केवल जुआनवू शहर के लोग बल्कि अन्य शहरों के भी कई लोग शामिल हुए। कुछ समय के लिए एक शहर के निर्माण के आदेश के कारण पूरा जुआनवू शहर उमड़ रहा है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 875 एक शहर का निर्माण। गिल्ड नेता इस बारे में सोच रहे हैं कि सिटी बिल्डिंग ऑर्डर को कैसे जब्त किया जाए और लोगों को सिटी बिल्डिंग ऑर्डर के मालिक के बारे में पूछताछ करने के लिए भेजा जाए। यदि वे उसे ढूंढ सके तो बेहतर होगा। वे न केवल अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना शहर के निर्माण का ऑर्डर पाने की उम्मीद करते हैं, बल्कि साथ ही एक विशेषज्ञ से दोस्ती भी करते हैं। जो व्यक्ति नगर निर्माण का आदेश प्राप्त कर सकता है वो असाधारण होना चाहिए। नगर निर्माण आदेश प्राप्त होने के बाद इसका उपयोग नगर निर्माण के लिए नहीं बल्कि नीलामी के लिए किया जाता है। फिर जिस व्यक्ति को शहर के निर्माण का आदेश मिलता है वह एक आकस्मिक खिलाड़ी होने की संभावना है। ऐसे शक्तिशाली आकस्मिक खिलाड़ी के लिए गिल्ड के नेता स्पष्ट रूप से इसे जाने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि हुआंग फैंग ने मूल रूप से गुमनाम रूप से बेचने का विकल्प चुना था, इसलिए इन लोगों के लिए हुआंग फैंग की पहचान की जांच करना वास्तव में मुश्किल है। बाहरी दुनिया से परेशान होने के लिए हुआंग फैंग ने सिस्टम को बाहरी जानकारी को स्वीकार न करने के लिए सेट किया। वो चिकित्सा पद्धति के अभ्यास के प्रति समर्पित है। उनकी राय में फिलहाल यही उनके लिए सबसे अहम चीज है। उनके निरंतर अभ्यास से उनके द्वारा खरीदी गई सभी जड़ी बूटियां जल्द ही समाप्त हो गई और उन्हें रुकना पड़ा। आप इस निम्नतम स्तर के फॉर्मूले को परिष्कृत नहीं कर सकते। सफलता को निखारने के लिए ये बहुत कम अनुभव है। रुकने के बाद हुआंग फैंग सोचने लगा कि क्या उससे कुछ छूट गया है। इस समय हुआंग फैंग को याद आया कि दवाओं के निरंतर शोधन के अलावा शोधन तकनीक को उन्नत करने का एक और तरीका है, अर्थात किसी सूत्र को उच्च स्तर से परिष्कृत करना। इस प्रकार रिफाइनिंग सफल होने के बाद वो अधिक अनुभव मूल्य देगा। ये सोचते हुए हुआंग फैंग तुरंत उठे और फिर से नीलामी घर गए। उनका मानना था कि उन्हें वहां अपना फॉर्मूला ढूंढना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि जब हुआंग फैंग दोबारा नीलामी घर में आए तो उन्हें यहाँ के दृश्य ने रोक दिया। हालांकि पहले यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए अंदर जाना आसान है, लेकिन अब ये लोगों से भरा हुआ है। ये दोस्त, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? हुआंग फैंग ने पास के एक खिलाड़ी को पकड़ते हुए पूछा। क्या आप नहीं जानते? क्या आप यहाँ शहर बनाने नहीं आए थे? खिलाड़ी ने हुआंग फैंग को उत्सुकता से देखा और पूछा। एक शहर बनाने का आदेश? हुआंग फैंग स्तब्ध है, उसे कुछ समझ आ रहा है। क्या शहर बनाने के आदेश के कारण इतने सारे लोग यहाँ हैं? बेशक। या आपको क्या लगता है कि हर कोई यहाँ क्या कर रहा है? खिलाड़ी ने निश्चित रूप से कहा। हर कोई सिटी बिल्डिंग ऑर्डर देखने आता है, हालांकि ज्यादातर लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखना भी अच्छा है। आप जानते हैं, यह नीलाम होने वाला पहला सिटी बिल्डिंग ऑर्डर है। हर कोई अपनी आंखें खोलना चाहता है। यह सही है। हुआंग फैंग समझ गए कि यह नौकर वास्तव में उनके शहर के निर्माण के आदेश के लिए आया था। उन्होंने सोचा था कि शहर निर्माण आदेश लोकप्रिय होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना लोकप्रिय होगा। मुझे नहीं पता कि किस बैंक को शहर बनाने का आदेश मिला है, लेकिन वास्तव में इसकी नीलामी की गई है। क्या अकेले शहर बनाना अच्छा नहीं है? अपने स्वयं के क्षेत्र के साथ पैसा कमाना आसान नहीं है। ये वास्तव में प्रतिभा का पलायन है। खिलाड़ी ने अचानक आह भरी। ठीक है, शायद लोग पैसा कमाने के लिए पहले इसे बेचना चाहते हैं। कुछ समय के बाद इस चीज की विस्फोट दर बढ़ गई है। लड़ना मुश्किल नहीं है, फिर वे एक शहर के लिए लड़ सकते हैं। इस तरह दूसरों के सामने डांटे जाने के बाद हुआंग फैंग अभी भी शर्मिंदा थे और उन्हें खुद को समझाना पड़ा। विस्फोट दर बढ़ जाती है। दोस्त, क्या आप आमतौर पर आधिकारिक वेबसाइट नहीं देखते हैं? आदमी ने एलियन को देखा और हुआंग फैंग से कहा। क्या बात है, मैं शायद ही कभी उस चीज को देखता हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आधिकारिक वेबसाइट को अभी भी और अधिक देखने और अधिक जानकारी जानने की आवश्यकता है, खिलाड़ी ने कहा। आधिकारिक वेबसाइट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे खेल में केवल 100 शहर निर्माण के आदेश हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राक्षस को मारते हैं, आपको दूसरा शहर निर्माण आदेश नहीं मिल सकता है। इसमें कितने लोग हैं खेल। जब इतने सारे लोग 100 निर्माण आदेश देते हैं तो विस्फोट दर कैसे बढ़ सकती है? ऐसा ही है। हुआंग फैंग को अचानक समझ आया कि अगर केवल 100 शहर निर्माण के आदेश होते तो ये बहुत कीमती होता और विस्फोट की दर में वृद्धि नहीं होती। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग शहर के निर्माण क्रम को देखने आते हैं। आखिरकार बहुत से लोग इस बात को सीधे समझ नहीं पाते हैं। हालांकि ये शहर के निर्माण आदेश के उच्च मूल्य को भी दर्शाता है। हुआंग फैंग अभी भी उस कीमत का इंतजार कर रहा है जिसे वो बेच सकता है। वैसे आप जियानचेंगली नहीं आए, आप किस लिए आए थे? खिलाड़ी ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा कि वो स्पष्ट रूप से बहुत गर्मजोशी से भरे खिलाड़ी है।
मैं यहाँ दवा बनाने का फॉर्मूला खरीदने आया हूँ। हुआंग ने कहा, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप जीवन के खिलाड़ी हैं? उस आदमी ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आपको शहर के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सही है। हुआंग फैंग ने इस बात से इनकार नहीं किया कि खेल की शुरुआत में उनका विचार दवा शोधन के स्तर में सुधार करना था। दवा बनाने का फॉर्मूला खरीदना आसान नहीं है। यहाँ फॉर्मूले हैं, हालांकि यह तो कीमत बहुत अधिक है या उन्हें उन गिल्ड सदस्यों द्वारा जल्दी खरीदा जाता है, इसलिए एक तरफ के खिलाड़ी केवल उन निम्न स्तरीय फॉर्मूले को ही खरीद सकते हैं। खिलाड़ी ने कहा, मैं पहले कुछ निम्न स्तरीय व्यंजन खरीदना चाहता हूँ, जो सिस्टम मुझे देता है उससे थोड़ा अधिक। हुआंग फैंग ने कहा कि उनका दवा शोधन का मौजूदा स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है। भले ही उसके पास उच्च स्तरीय फॉर्मूला हो, वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं, आदमी ने कहा था। खिलाड़ी को अलविदा कहने के बाद हुआंग फैंग लगातार दबाव में रहे। पूरे रास्ते में उनके आसपास के खिलाड़ियों द्वारा सबसे ज्यादा चर्चा शहर के निर्माण क्रम के बारे में की गई। जैसा कि खिलाड़ी ने अभी कहा, यहाँ अधिकांश खिलाड़ी शहर के निर्माण क्रम को देखने आए थे। हुआंग फैंग के नीलामी घर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने दवा शोधन फॉर्मूलों की तलाश शुरू की। हालांकि उन फॉर्मूलों की कीमतों ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। कोई सस्ता फॉर्मूला नहीं है। जब तक फॉर्मूला सिस्टम स्टोर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब तक यहाँ कीमतें थोड़ी अधिक हैं और उच्च स्तरीय फॉर्मूला नहीं देखा जाता है। ऐसा लगता है कि यदि आप उच्च स्तरीय फॉर्मूला चाहते हैं तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा। हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा कि इस नीलामी घर में उसके लिए उन्नत फॉर्मूला प्राप्त करना बहुत कठिन है। हालांकि पहले दवा बनाने के कौशल को उन्नत करने के लिए हुआंग फैंग को वास्तविकता से कुछ पैसे का आदान प्रदान करना पड़ा और कई व्यंजनों को खरीदना पड़ा। अब उसके पास पैसे नहीं है। केवल तभी जब उपकरण और शहर निर्माण का ऑर्डर बेचा जाएगा, उसके पास पैसा हो सकता है। कई व्यंजनों के साथ हुआंग फैंग ने व्यस्त नीलामी घर छोड़ दिया और फिर चिकित्सा शोधन का अभ्यास जारी रखने के लिए कुछ जड़ी बूटियां खरीदी। लेकिन हुआंग फैंग ने यह नहीं सोचा कि जब वो बाहर गया तो वो फिर से पूर्व खिलाड़ी के पास गया। खिलाड़ी को स्पष्ट रूप से अभी भी हुआंग फैंग याद है। जब उन्होंने हुआंग फैंग को देखा तो उन्होंने नमस्ते कहने की पहल की। फिर उसने हुआंग फैंग से कहा, वैसे क्या आप हर्बलिस्ट नहीं है? यदि आप दवा बनाने का फॉर्मूला प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दवा बनाने वाली वैली कॉपी में जाने के लिए कुछ दोस्तों को ढूंढ सकते हैं जहां बॉस फॉर्मूला छोड़ता है, लेकिन गिरने की संभावना बहुत कम है। फार्मासिस्ट कैनन हुआंग फैंग पहले भी अजीब चीजों से लड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने प्रतिकृति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा, जाहिर है ऐसी कोई जगह तो होगी ही, तो उन्होंने कहा, धन्यवाद, मैं जाऊंगा। एक दोस्त जोड़े। ठीक है, उस खिलाड़ी ने भी मना नहीं किया, इसलिए हुआंग फैंग का खेल में पहला दोस्त था पानी पीना और दम घुटना। यह आईडी सचमुच दिलचस्प है, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि हुआंग फैंग ने इस बार थोड़ी अधिक जड़ी बूटियां खरीदी और वे नए फॉर्मूले के अनुसार खरीदी गई, इसलिए उन्होंने अगली दोपहर तक सभी जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं किया। हालांकि सफलता दर के कारण उन्होंने कम से कम 1/3 जड़ी बूटियां बर्बाद कर दी, जो उनके द्वारा बनाए गए फॉर्मूले के निम्न स्तर के कारण था। ये देखा जा सकता है कि सफलता दर कितनी कम है। जब हुआंग फैंग के पास जड़ी बूटियां खत्म हो गई तो नीलामी घर में भेजे गए सभी उपकरण और भवन निर्माण के ऑर्डर बिक चुके थे। उनमें से उन उपकरणों ने कुल 30,000 सोने के सिक्के बेचे। इसका मुख्य कारण यह है कि प्लेटिनम सूट पहले 20,000 सोने के सिक्के बेचता था और शेष उपकरण 10,000 सोने के सिक्के बेचते थे। उच्च स्तरीय सूट प्राप्त करना कठिन है। जहां तक शहर के निर्माण के आदेश का सवाल है, हुआंग फैंग वास्तव में हैरान थे। हालांकि वो जानता था कि शहर के निर्माण का ऑर्डर सीमित मात्रा के कारण बहुत कीमती होगा, लेकिन उसने इसे इतनी कीमत पर बेचने की उम्मीद नहीं की थी। 20 मिलियन सोने के सिक्के। आपको पता होना चाहिए कि इस गेम के सोने के सिक्के और असली सॉफ्ट गर्ल सिक्के के बीच विनिमय अनुपात 1 से 10 है, यानी उनका एक शहर निर्माण ऑर्डर 200 मिलियन युआन में बेचा गया है, जो उपलब्धि के बराबर है इससे पहले कि उन्होंने पूरी चीनी भाड़े की रेजिमेंट का इस्तेमाल 1 साल पहले किसी अन्य स्थान पर कड़ी मेहनत करने के लिए किया था। इस ब्रांड को हासिल करने में उन्हें आधे घंटे से भी कम समय लगता है। ये बहुत बड़ा मुनाफा है। मैं इस ब्रांड को इसी कीमत पर बेचना चाहता हूँ, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि कुछ देर तक झिझकने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया। इस बार यह ब्रांड दोबारा मिलना उनकी किस्मत है। ये कहना कठिन है कि अगली बार उसे यह मिल सकेगा या नहीं। इसके अलावा अगर वो इस खेल में पैसा कमाना जारी रखना चाहता है तो उसे एक साइट की भी आवश्यकता है, अतः नगर निर्माण आदेश आज भी उसके लिए उपयोगी है। हुआंग फैंग पैसे इकट्ठा करने के लिए नीलामी घर गए। वैसे उन्हें यह भी पता चला कि उनके सिटी बिल्डिंग ऑर्डर का खरीदार आवशी था। उनका कहना था कि आवशी और पुनर्जन्म से उनके अच्छे रिश्ते हैं। भारी मात्रा में धन प्राप्त करने के बाद हुआंग फैंग ने अभ्यास करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि एक गिल्ड की स्थापना करने के लिए गिल्ड प्रबंधन कार्यालय में चले गए, जिसका नाम अभी भी चीन है। हालांकि वर्तमान में वो अभी भी कमांडर गुआंगगन है और हुआंग फैंग लोगों को प्राप्त करने की जल्दी में नहीं है, बल्कि सीधे शहर लॉर्ड के कार्यालय में जाता है। क्या आप एक शहर बनाना चाहते हैं? हुआंग फैंग का अर्थ सुनने के बाद सिटी लॉर्ड ने हुआंग फैंग की ओर देखा और पूछा। हाँ, हुआंग फैंग ने कहा। हुआंग फैंग एक शहर के निर्माण के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ आए थे। क्योंकि उसने एक शहर बनाने का फैसला किया है, इसलिए इसे पहले ही बनाना बेहतर है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 876 सोल रिटर्निंग पिल का मिशन। ठीक है, एक शहर बनाने के लिए आपको शहर निर्माण आदेश की आवश्यकता है और आपको 10 लाख सोने के सिक्कों का भुगतान करना होगा, प्रभु ने कहा। 10 लाख। हुआंग फैंग को ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि 20 मिलियन युआन की कीमत के साथ एक शहर के निर्माण की लागत कम नहीं है। नहीं, यदि नहीं तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप शहर के निर्माण के लिए धन जुटा न ले, शहर भगवान ने कहा। हाँ, हुआंग फैंग ने जल्दी से कहा कि वो पहले ही आ चुका है और अगर उसने शहर के निर्माण का आदेश भी छोड़ दिया तो वो 20 मिलियन युआन कैसे नहीं छोड़ सकता। सिटी लॉर्ड ने आश्चर्य से हुआंग फैंग को देखा। दरअसल गेम में सिस्टम कैरेक्टर बहुत बुद्धिमान है।
सिटी लॉर्ड वास्तव में अपने शहर में गिल्डों के प्रभाव को जानता है, हालांकि उन्होंने हुक्सिया जैसे गिल्ड के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वो हुआंग फैंग का नाम सुनने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। क्या आपका संघ अभी स्थापित हुआ है? सिटी लॉर्ड को तुरंत हुआंग फैंग से पैसा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हुआंग फैंग से इसके बारे में पूछा। कुआ, हुआंग फैंग ने कहा, मुझे यहाँ एक काम है, मुझे नहीं पता कि आपकी रुचि है या नहीं। शहर भगवान ने कहा, कौन सा कार्य? मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार है। वर्तमान में वो केवल ये जानती है कि पुनर्जीवन देने वाली गोली उसे बचा सकती है, लेकिन पुनर्जीवन देने वाली गोली का फॉर्मूला केवल मेडिसिन रिफाइनिंग वैली में उपलब्ध है। यदि आप मुझे पुनर्जीवन देने वाली गोली दे सकते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ एक क्षेत्र शुल्क होगा। गिल्ड स्तर को उन्नत किया जाएगा। इसके अलावा आप मुझसे सैनिकों की भर्ती भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक गहरे सोने के स्तर का उपकरण भी दूंगा। शहर भगवान ने कहा। इनाम सुनकर हुआंग फैंग की आंखें चमक उठी। यदि वो कार्य पूरा कर लेता है तो कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम उसे 10 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके अलावा उसे सैनिकों की भर्ती करने का भी अधिकार है। हालांकि इसमें पैसा खर्च होता है, फिर भी यह बहुत अच्छा है। अंत में हुआंग फैंग गहरे सोने के उपकरणों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कार्य की सीमाएं क्या है? हुआंग फैंग ने पूछा। आपको इसे 1 महीने के भीतर समाप्त करना होगा। यदि आप इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं तो स्तर 5 स्तरों से कम हो जाएगा। इसके अलावा गिल्ड का स्तर 1 स्तर से कम हो जाएगा। यदि गिल्ड स्वयं 1 स्तर है तो गिल्ड भंग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। शहर भगवान ने कहा। क्या सजा बहुत गंभीर है? हुआंग फैंग ने नाराज होकर कहा कि गिल्ड को अपग्रेड करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा हर किसी के लिए पात्रों के स्तर को 5 स्तरों तक कम करना स्वीकार्य नहीं है। खासकर जब स्तर अधिक होता है तो अपग्रेड करने का समय आमतौर पर 10 दिन और 1.5 महीने होता है। आप भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते, सिटी लॉर्ड ने कहा। हालांकि हुआंग फैंग अभी भी उसकी आंखों से उसकी चिंता देख सकते हैं। जाहिर है उनकी बेटी बीमार है और वो काफी चिंतित है। ठीक है, मैं ले लूंगा। हुआंग फैंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि उनका गिल्ड प्रथम स्तर का गिल्ड है और इसने अभी तक गिल्ड का कार्य नहीं किया है। अगर इसे तोड़ भी दिया जाए तो भी इसे दोबारा बनाना बहुत बड़ी बात होगी। बस कुछ और फीस खर्च करनी होगी। चरित्र स्तर पर हुआंग फैंग इसे अनदेखा करने में अधिक सक्षम है। वैसे भी वो अपग्रेड करने में धीमे नहीं है। महान। सिटी लॉर्ड ने हुआंग फैंग की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अभी बहुत देर नहीं हुई है। बेहतर होगा कि आप काम जल्दी पूरा कर लें। मैं अब निकल रहा हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। शहर के लॉर्ड्स हवेली को छोड़ने के बाद हुआंग फैंग ने कार्य को विस्तार से समझने के लिए अपने मित्र कॉलम में एकमात्र मित्र से संपर्क किया। आप भी उस कार्य पर हैं? जलमुर्गा ने रुदे स्वर में कहा। लगता है ये भी काम जानता है। ठीक है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या आप कार्य जानते हैं? हुआंग फैंग ने कहा। मुझे पता है कि यह कार्य असामान्य नहीं है। कई गिल्ड अध्यक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया है। उनमें से कुछ सिटी लॉर्ड के कार्यालय में है और कुछ गिल्ड में है। जब तक गिल्ड की स्थापना हुई है यह आमतौर पर इसे पूरा करेगा। हालांकि कई लोगों के साथ स्थिति आशावादी नहीं है। उसने पानी में दम घुटते हुए कहा। क्या बात? इस कार्य में 2 कठिनाइयां हैं। पहली यह कि पुनर्जीवन देने वाली गोली की विस्फोट दर बहुत कम है। कई गिल्ड सदस्यों ने मेडिसिन वैली की प्रतियां बनाने के लिए लोगों को संगठित किया है, हालांकि किसी ने भी इस गोली के बारे में नहीं सुना है। दूसरी बात यह है कि भले ही आपको डैन फैंग मिल जाए, अगर आपको बहुत उच्च स्तर की दवा शोधन कौशल की आवश्यकता है तो आप इसे परिष्कृत नहीं कर सकते हैं और आप आत्मा को लौटाने वाली गोली नहीं पा सकते हैं। उसने पानी में दम घुटते हुए कहा। हुआंग फैंग ने फिर से भौहें चढ़ा दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस गोली की विस्फोटक दर इतनी कम होगी। हालांकि अगर वह इसके बारे में सोचता है तो उसे यह अजीब नहीं लगता। यदि कोई इस कार्य को पूरा करता है तो उसे यह प्राप्त नहीं होगा। यह स्पष्टतः एक बार का कार्य है। ये ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वैसे भी मेरा स्तर ऊंचा नहीं है। अगर मैं असफल हुआ तो मैं असफल हो जाऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। आप बिल्कुल शांत हैं। मैंने सुना है कि कई गिल्ड अध्यक्षों को अब इस पर पछतावा हुआ है। वे समझते हैं कि वे कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कार्य की सजा बहुत गंभीर है। वो एक अनौपचारिक खिलाड़ी था, इसलिए उसे ये संघ बहुत पसंद नहीं थे। लेकिन आपने संघ की स्थापना कब की? यह अभी स्थापित है और आप इसके साथ खेल सकते हैं। क्या आप अंदर आना चाहते हैं? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं लंबे समय से अकेले गेम खेलने का आदी हूँ, इसलिए मैं सहज हूँ, उसने पानी में घुटते हुए कहा। कोई बात नहीं, हुआंग फैंग ने इसके लिए नहीं कहा। हुआंग फैंग ने संपर्क उपकरण बंद करने के बाद कुछ एंटीडोट्स खरीदे और फिर सीधे फोमासिस्ट के कैनन में चले गए। इससे पहले कि वो पानी पीता और अपने दांत भींचता, उसने कहा कि उस कालकोठरी में कुछ राक्षसों के पास खिलाड़ियों को जहर देने का कौशल था। पी लो, बहुत सारे लोग हैं। जब हुआंग फैंग ड्रगिस्ट कैनन में आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ कई खिलाड़ी हैं। वास्तव में इसके बारे में सोचना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस गेम के नुस्खे अब बहुत कीमती हैं और इनकी काफी डिमांड भी है। दवा विक्रेता का कैनन नुस्खे प्राप्त करने की सबसे संभावित जगह है। हालांकि विस्फोट की दर अभी भी बहुत कम है। ये जंगली में अन्य राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए खिलाड़ी हम सभी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। अगर हमें कोई कीमती नुस्खा मिल जाए तो हम उसे हासिल कर लेंगे। फोमासिस्ट कैनन कठिनाई स्तर, लेकिन शुरू करने के लिए एक जादूगर भी पास करें और सिल्वर लेवल के उपकरण को न चूके जो अभी बाहर आया है। उसके साथ आप फोमासिस्ट कैनन के पास से गुजर सकते हैं। जब आप किसी नुस्खे को अधिक कीमत पर खरीदते हैं तो कीमत बताना आसान होता है। ड्रीममेकर्स गॉच के बाहर चौक में इस समय कई खिलाड़ी चिल्ला रहे हैं। कुछ एक टीम बनाना चाहते हैं, कुछ उपकरण बेच रहे हैं और सभी प्रकार के लोगों के पास ये है। बेशक हुआंग फैंग को यहाँ गिल्ड द्वारा व्यवस्थित कई निवासी खिलाड़ी भी मिले हैं जो पहली बार अंदर से नुस्खे खरीदना चाहते हैं। और हुआंग फैंग ने प्रतिकृति के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा चिन्ह देखा। साइन हवा में लटका हुआ था और फॉन्ट बहुत बड़ा था। यहाँ आने वाला कोई भी खिलाड़ी इसे देख सकता था। सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड सूची। सबसे तेज कठिन स्तर फोमासिस्ट कैनन क्रेजी बैटल टीम की प्रतिलिपि। सीमा शुल्क निकासी का समय 1 घंटा 30 मिनट है।
टीम के सदस्य, टीम लीडर, दुनिया में पागल लड़ाई सदस्य, पागल लड़ाई भाई 1, पागल लड़ाई भाई पेंग, पागल लड़ाई भाई फेंग, पागल लड़ाई भाई शुई। सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड सूची। जब हुआंग फेंग ने ये सूची देखी तो उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। जाहिर है इसमें शामिल होना बड़े सम्मान की बात है। ये पागल युद्ध दल स्पष्ट रूप से एक गिल्ड सदस्य है। हुआंग फेंग ने यह भी सुना कि पानी पीते हुए और दांत दबाते हुए कहा कि इस गिल्ड को पागल युद्ध कोर कहा जाता है। इस गिल्ड में सभी खिलाड़ी पीके को पसंद करते हैं। इसके अलावा पीके जैसे सभी खिलाड़ी वे सभी योद्धा पेशे से हैं। उनका पीके अनुभव बहुत समृद्ध है और उनका सहयोग बहुत उत्तम है। इसलिए भले ही यह गिल्ड शीर्ष 10 गिल्डों में से एक नहीं है, फिर भी यह खेल में प्रसिद्ध है। 1 घंटा और 30 मिनट कठिनाई का स्तर। हुआंग फेंग ने पात्रों को देखा और खुद से कहा, ऐसा लगता है कि वर्तमान में खिलाड़ियों ने केवल प्रतिकृति के कठिन स्तर को पार किया है। जहां तक दुस्वप्न स्तर और किंवदंती स्तर की बात है, ऐसे कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने अभी अभी रीति रिवाजों को पार किया हो। और 1 घंटे और 30 मिनट का यह समय हुआंग फेंग की अपेक्षा से कुछ हद तक परे है। उसे कुछ ज्यादा देर महसूस हुई। हालांकि क्योंकि उसने प्रतिकृति दर्ज नहीं की है, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह किस स्तर का है। मैं पहले कठिनाई स्तर प्रतिकृति पर जाऊंगा। जब हुआंग फेंग ने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने सबसे पहले कठिनाई स्तर की प्रतिकृति को चुना। कठिनाई स्तर के अनुसार प्रतिकृति को सरल, सामान्य, कठिन, दुस्वप्न और किंवदंती में विभाजित किया जा सकता है। जितनी देर होगी रीति रिवाजों को पार करना उतना ही कठिन और कठिन होगा। खिलाड़ियों के लिए प्रतिदिन कालकोठरी में प्रवेश करने की कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि एक कारण यह है कि एक कालकोठरी में बहुत अधिक समय लगता है और दूसरा यह है कि हर बार जब वे कालकोठरी में प्रवेश करते हैं तो उन्हें धन की आवश्यकता होती है। वास्तव में खिलाड़ी हर दिन बहुत लंबे समय तक कालकोठरी में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि कालकोठरी पागलों और श्रमिक संघों जैसे अपवाद भी है। पैसे का भुगतान करने के बाद हुआंग फेंग को कॉपी में भेज दिया गया। इससे पहले कि वो आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाता, उसे लगा कि उस पर कई हमले हो रहे हैं। हुआंग फेंग ने जल्दी से चकमा दिया और एक कोने में घुस गया। तभी उसने देखा कि जहां वो पहले खड़ा था वहां जमीन पर कुछ कुत्ते जैसे जीव थे। लाल सूजन वाला कुत्ता। हुआंग फेंग केवल राक्षस का नाम देख सकता है। जहां तक विशिष्ट नाम की बात है, वो अभी भी इसे नहीं देख सका है। ऐसे में उसे इसकी आदत हो गई है। उसे हमेशा स्तर से ऊपर के राक्षसों को मारने के लिए कौन प्रेरित करता है? इस कालकोठरी के परिचय के अनुसार कठिनाई कालकोठरी में राक्षसों का निम्नतम स्तर 35 है और उच्चतम स्तर 40 है। कई खिलाड़ियों के पास यह नहीं है। अब 50 से अधिक टीमें नहीं हैं जो रीति रिवाजों को पार कर सके। सबसे तेज को 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। जहां तक दुस्वप्न स्तर की कालकोठरियों की कठिनाई का सवाल है, यह अधिक कठिन है क्योंकि यह कालकोठरियों में प्रवेश करने वाले खिलाड़ियों के स्तर पर आधारित है। जहां राक्षसों का सबसे निचला स्तर खिलाड़ियों के उच्चतम स्तर से 5 स्तर अधिक है और निश्चित रूप से सबसे निचला स्तर राक्षस 45 से कम नहीं है। जहां तक पौराणिक प्रतिलिपि की बात है, यह उच्चतम स्तर वाले खिलाड़ी से 15 स्तर अधिक है। कम से कम स्तर 55। थोड़े समय में सीमा शुल्क पारित करने वाले खिलाड़ियों की कठिनाई की प्रतिलिपि प्राप्त करना असंभव है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 877 सीमा शुल्क निकासी प्रतिलिपि। हालांकि जितनी अधिक कठिन प्रतिलिपियां होंगी, विस्फोट दर उतनी ही अधिक होगी और उतनी ही अधिक चीजें प्राप्त होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भले ही इसे पास करना कठिन है, कई खिलाड़ी हर दिन कठिन प्रतियों का प्रयास करते हैं। विशेषकर जो बड़े संघ हैं, वे इस पर अधिक उत्सुक हैं। एक बार जब वे पहली प्रति पास कर सकते हैं, तो ये गिल्ड की शक्ति का प्रतीक भी है जो उनके गिल्ड के प्रचार के लिए बहुत सहायक है। इसलिए उन संघों में विशेष अग्रणी दल होंगे। उनके पास प्रचुर अनुभव और सर्वोत्तम उपकरण है। उनका कार्य गिल्ड को प्रसिद्ध बनाने के लिए प्रत्येक प्रति को अग्रणी बनाना है। हालांकि ये स्पष्ट है कि ऐसा कोई गिल्ड नहीं है जो दुस्वप्न स्तर और कीमिया घाटी की प्रतिकृति के किंवदंती स्तर पर चुनौती को पूरा कर सके। काम पर आओ लड़कों। हुआंग फेंग ने 3 छोटे लोगों को रिहा किया। अब वे जानते हैं कि वे किस तरह की दुनिया में हैं। वे यहाँ अपनी क्षमताओं में लगातार सुधार कर सकते हैं, इसलिए वे यहाँ लड़ाई के लिए उत्सुक हैं। 3 छोटे लोगों में से BMW स्वैट सबसे खराब है। आखिरकार इसकी पहले की ताकत तीनों में से सबसे खराब है, तो सुधार सबसे बड़ा होगा। मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं। इसे हुआंग फेंग के साथ लेवल 15 पर अपग्रेड किया गया है। ताकत और स्पीड के मामले में इसमें काफी सुधार हुआ है। अफसोस की बात यह है कि इसे अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है कि आप कौन से कौशल समझ सकते हैं। और जियाओबाई सुधार करने में सबसे धीमी है। आखिरकार ये भगवान का एक जानवर है। इसकी ताकत पहले से कमजोर नहीं है। हाल के दिनों में हालांकि इसकी ताकत में भी सुधार हुआ है, लेकिन इसे साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता है। जैसे ही 3 छोटे लड़के बाहर आए, वे हुआंग फेंग से अधिक सक्रिय थे। उन्होंने तुरंत राक्षस का पता लगाना शुरू कर दिया। लाल सूजन वाले कुत्ते को खोजने के बाद उन्हें हुआंग फेंग को एक के बाद एक दौड़ने की जरूरत नहीं थी। स्पर्श जियाओबाई ऊपर जाता है और कुत्तों में से एक के लिए एक पंजा है। इससे पहले कि लाल सूजन वाला कुत्ता प्रतिक्रिया करे, वो उड़ जाता है और अपना आधा जीवन खो देता है। और BMW की रफ्तार धीमी नहीं है। जब लाल सूजन वाले कुत्ते की बात आती है, तो वह अपना खुर उठाता है और उनमें से एक पर लात मारता है। लाल सूजन वाला कुत्ता इस बार प्रतिक्रिया करता है। वो BMW से कड़ी टक्कर लेना चाहती है। परिणाम स्वरूप यह अपने साथी की तरह पीछे की ओर उड़ता है और इसके रक्त की मात्रा 1/3 कम हो जाती है। ट्वीट। छोटा बाज पीछे पड़ने को तैयार नहीं है। वो लाल ज्वलंत कुत्ते के पास उड़ता है। 2 नुकीले पंजों से वो सीधे लाल ज्वलंत कुत्तों में से एक को पकड़ लेता है। फिर वो फिर से पंख फैलाता है और ऊंची उड़ान भरता है। चाहे लाल ज्वलंत कुत्ता कितना भी संघर्ष करे, वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता। बाद में उसे छोटे बाज द्वारा आकाश से फेंक दिया जाता है और वह आधा मर जाता है। हालांकि 3 छोटे भाइयों में से कोई भी चियान कुत्ते को 1 सेकंड में नहीं मार सकता। यह एक कुचलने वाली स्थिति का कारण भी बनता है। हुआंग फेंग को इस बात का दुख है कि उसके 3